टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपने रेस्पायरेशन से। ठीक है, रेस्पायरेशन होता क्या है? श्वसन होता है, सांस लेना। अपने रेस्पायरेशन के बारे में बेसिक से बेसिक बात क्या जानते हैं? रेस्पायरेशन के बारे में सबसे बेसिक डिटेल हमको ये पता है कि पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और जो आपके फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट होगा यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल को क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे और यूज करके उसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देंगे। प्लस उसके साथ क्या कर लेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। उस एनर्जी को काम में ले लिया जाएगा, किस चीज के काम में? आपके शरीर की बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो भी होंगी, उपापचयी प्रक्रियाएं जो भी होंगी। उपापचयी प्रक्रिया क्या हो गया? जैसे अगर मैं आपके शरीर के बारे में बात करूं तो आपके शरीर में आप सो रहे होते हो, उस टाइम भी आपका हार्ट ब्लड की पंपिंग कर रहा होता है, आपका माइंड चालू रहता है। ठीक है, लीवर, किडनी वगैरह ये सारे ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं। ये ऑर्गन्स किस तरीके से काम कर रहे होते हैं? इनमें कोई बैटरी थोड़ी लगी रहती है। इन ऑर्गन्स को एनर्जी मिलती रहती है, कहां से? रेस्पायरेशन से। इसलिए रेस्पायरेशन जरूरी है आपके शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए। ठीक है, और आपके रेस्पायरेशन होगा कहाँ से? रेस्पायरेशन के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो वो चीज जिससे एनर्जी ली जा सके, यानी ऐसी कोई चीज जिसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो। एनर्जी स्टोर कौन सी रिएक्शन में होती है? हम अच्छे से जानते हैं, एनर्जी स्टोर होती है रिडक्शन में। अपचयन में ऊर्जा संग्रहित हो जाती है, जबकि ऑक्सीकरण में ऊर्जा क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। तो यहाँ हमें ये चीज तो पहले से समझ में आ गई कि हाँ जी, हो ना हो, रेस्पायरेशन भी क्या चीज है? ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण है रेस्पायरेशन। क्योंकि रेस्पायरेशन, ऑक्सीकरण ही वो प्रोसेस होगी जिस प्रोसेस में एनर्जी को रिलीज किया जाएगा। ठीक है, एनर्जी रिलीज ही नहीं की गई तो मैं उसको यूज कैसे करूंगा? ओके, तो सबसे पहली चीज तो रेस्पायरेशन क्या है, ऑक्सीकरण। अब अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सारी चीजों को देख लेते हैं। हाँ जी, जब हम बात करेंगे रेस्पायरेशन के बारे में तो सबसे पहले रेस्पायरेशन के बारे में क्या बोला गया? द सेलुलर ऑक्सीडेशन और ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यहां इस चीज को पकड़ लेते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ब्रेकडाउन का मतलब टूटना, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मतलब कार्बनिक पदार्थों का, यानी कार्बनिक पदार्थों का टूटना। ठीक है, दूसरा वर्ड यहाँ पे यूज कर लिया गया सेल्युलर ऑक्सीडेशन, यानी कोशिकीय ऑक्सीकरण। अब ये कोशिकीय ऑक्सीकरण क्या है, इसकी मदद से कैसे टूटेंगे वो बाद में देखेंगे। एक बार के लिए इजी इजी चीजों को देखते रहते हैं। जैसे कि अब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कार्बनिक पदार्थों के बारे में तो इसने बता दिया, लेकिन कौन से कार्बनिक पदार्थ? वो कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, वो फैट हो सकते हैं, वो प्रोटीन हो सकते हैं। इनका टूट जाना, किस में टूट जाना? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में टूट जाना। और केवल इनका टूटने से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें एनर्जी रिलीज करवानी है। जो एनर्जी रिलीज होगी वही हमारा इसका क्या होगा, मुख्य उत्पाद होगा। जैसे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में अपनी बात करें तो वहां क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स मिलकर के आपके फूड का निर्माण करे थे। फूड मेन प्रोडक्ट था और ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल क्या थे, आपके बाय प्रोडक्ट थे। तो वहीं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जो है वो बाय प्रोडक्ट है, सह उत्पाद है। और एनर्जी जो है वो हमारा मुख्य उत्पाद है, मेन प्रोडक्ट या फिर चीफ प्रोडक्ट है रेस्पायरेशन का। बात समझ में आई इतनी? आगे अगर इसके बारे में बात करेंगे तो क्या बोला गया, रेस्पायरेशन इज स्लो ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे वर्ड यूज कर लिया गया स्लो ऑक्सीडेशन। यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा व्हाट इज स्लो ऑक्सीडेशन, क्योंकि अगली स्लाइड में सारा अच्छे से डिटेल से देख लेंगे, वहां देखेंगे। रेस्पायरेशन क्या है, स्लो ऑक्सीडेशन। किस चीज का? खाने का। कहाँ पे? लिविंग सेल्स के अंदर। अब क्या होता है स्लो ऑक्सीडेशन, ये अगली स्लाइड में बात कर लेते हैं। एक बार के लिए इसे रोक के रखो। आगे बात करेंगे तो क्या बोल दिया गया, रिवर्स प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, नाम से ही पता लग रहा है। फोटोसिंथेसिस की अगर मैं बेसिक रिएक्शन लिखूं तो क्या थी फोटोसिंथेसिस की बेसिक रिएक्शन? CO2 प्लस H2O कन्वर्टिंग इनटू C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड पिगमेंट्स। ठीक है, ये थी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। इसके अंदर क्या हो रहा है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन कन्वर्टिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी। बस इतना ही हो रहा है। ठीक है ना? यहाँ देखिए क्या है, उसके अंदर जो था वो सेम का सेम यहाँ पे हो रहा है, लेकिन उसको उल्टा कर दिया गया। उल्टा करने के बाद में हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो पहले क्या बनाया, पहले तो खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद में उसी खाने को क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, तोड़ दिया। उस खाने को तोड़ करके वही चीज प्रोड्यूस कर दी फिर से जो वो था। ठीक है, तो और प्लस में हमारे पास क्या रह गया, एनर्जी। यानी ध्यान रखना, ये जो फूड होता है, फूड एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है अपने आप में। ठीक है, फूड का काम क्या होगा, फूड का काम बस अपने को रेस्पायरेशन के फलस्वरूप एनर्जी दे देना काम रहेगा। ठीक है, एक तरीके का इंटरमीडिएट ये हम भी क्या करते हैं, खा लिया पी लिया जा लिया। ठीक है, तो वही वाली कंडीशन यहाँ पे होगी, और हमें बीच में क्या मिल जाएगा, बीच में हमें एनर्जी मिल जाएगी। किसके फलस्वरूप, ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप। ठीक है ना? आगे देखते हैं इसके बारे में। चीफ प्रोडक्ट इसका क्या होगा, रेस्पायरेशन का एनर्जी होगा। ये बात हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं।
अगर बात करेंगे रेस्पायरेशन के बारे में, तो रेस्पायरेशन का स्वभाव कैसा होगा, नेचर यानी प्रकृति कैसी होगी रेस्पायरेशन की, एम्फीबोलिक, उभयधर्मी प्रकृति होगी। क्या मतलब हो गया एम्फीबोलिक का, इसके मतलब हो गया कि कैटाबोलिक और एनाबोलिक दोनों टाइप की रिएक्शन एक साथ करेगा ये। अब क्या होती है कैटाबोलिक रिएक्शन और क्या होती है एनाबोलिक रिएक्शन। अगर मैं कैटाबोलिक रिएक्शन के बारे में बात करूं तो बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना क्या कहलाएगा, कैटाबोलिज्म। और एनाबोलिज्म की बात करूं तो एनर्जी अगर कहीं पे स्टोर हो गई तो उस चीज को बोल दिया गया एनाबोलिज्म। यहाँ पे क्या होगा, जब रेस्पायरेशन होगा उस टाइम क्या होगा, देखना एक बार फिर से, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन कन्वर्टिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो क्या हो गया, बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूट गया, क्या हो रहा है, कैटाबोलिज्म। ठीक है, प्लस के अंदर क्या था, एनर्जी जो रिलीज हो रही है, एडीपी एडेनिन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट में, यानी जो एनर्जी यहाँ से निकल के आ रही थी वो एनर्जी स्टोर कर ली जा रही है एटीपी के रूप में। तो यहाँ एटीपी के रूप में एनर्जी स्टोर कर ली जा रही है, ये चीज क्या होगी आपकी, एनाबोलिज्म। ठीक है, दोनों प्रोसेस यहाँ पे हो रही है, बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा भी जा रहा है और एनर्जी स्टोरेज का काम भी हो रहा है। तो ये वाली रिएक्शन होगी कैटाबोलिज्म और ये वाली रिएक्शन होगी एनाबोलिज्म। और क्योंकि ये दोनों रिएक्शंस एक साथ हो रही हैं इसलिए इन चीज को क्या बोल दिया गया, एम्फीबोलिक नेचर बोल दिया गया। किस चीज का, रेस्पायरेशन यानी श्वसन का। आगे बात करते हैं, आगे क्या बोला गया, रेस्पायरेशन के लिए अलग अलग चीजों का, ऑर्गेनिक फूड यानी अलग अलग कार्बनिक पदार्थों का हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण कर सकते हैं। अलग अलग कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण हम कर सकते हैं, जैसे कि जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन वगैरह वगैरह। लेकिन इनके अंदर बात करेंगे तो सबसे कॉमन कौन सा है, ग्लूकोज। ये ध्यान रखना, ग्लूकोज जो है वो सबसे कॉमन सबस्ट्रेक्ट है रेस्पायरेशन का, क्रियाधार है, सबसे कॉमन काम में लिया जाने वाला मॉलिक्यूल है। किस चीज के पर्पज से, रेस्पायरेशन के पर्पज से। ओके, आगे बात करते हैं अपने इसमें। आगे क्या बोला गया, ऑक्सीजन जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, ऑक्सीकरण की जो प्रोसेस है वो कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है, बल्कि ऐसी प्रोसेस नहीं है कि जो केवल एक स्टेप के अंदर हो जाएगी, एक स्टेप में नहीं होगी, काफी सारे स्टेप्स में होंगी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है तो क्या हो गया, हम स्टडी तो कर ही लेंगे उसे, फिर नहीं रहेगी कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन सिंपल एक स्टेप में प्रोसेस पूरी नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि खा लिया और एनर्जी मिल गई, नहीं, उसके बीच में बहुत कुछ होगा। अब वो बहुत कुछ क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं बोलने को बोल रहा हूँ खा लिया, लेकिन प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान रखना सारा का सारा टॉपिक है प्लांट रेस्पायरेशन का, एनिमल का नहीं है। ओके, आगे, लेकिन रिलेटेड है दोनों, एक जैसी प्रोसेस होती है। ऑब्वियसली ये तो नहीं होगा, लेकिन होते सिमिलर प्रोसेसेस ही है। यही प्रोसेस रेस्पायरेशन की आप ह्यूमंस में होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ और वहाँ ऑर्गन्स का डिफरेंस रह जाएगा थोड़ा बहुत। आगे बात करेंगे अगर तो क्या बोल दिया गया, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन्वॉल्व्स मेनी स्टेप्स रिलीजिंग एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। कि ग्लूकोज जो होगा, ग्लूकोज क्या हो गया, रेस्पायरेशन सबस्ट्रेट जिसको काम में लिया जा रहा है। C6H12O6 बड़े मॉलिक्यूल है, इसको बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन यानी ग्लूकोज का टूटना एक स्टेप में नहीं कई स्टेप्स में होगा, और जो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। रिलीज करने का मतलब क्या हो गया, मुक्त कर देना, एनर्जी उत्पन्न करना। तो एनर्जी रिलीज करेगा किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी आप जानते हो एनर्जी करेंसी है किस चीज की, कोशिका की। कोशिका के अंदर जो भी ऊर्जा का लेन देन है वो एटीपी की फॉर्म में ही होता है ना। आगे बात करेंगे तो क्या हो गया, एंड ऑल्सो फॉर्मिंग ए नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। और बीच के अंदर इंटरमीडिएट बहुत सारे बनेंगे। अब कौन कौन से इंटरमीडिएट बनेंगे वो तो जब हम सारा साइकिल पढ़ेंगे अच्छे से तो समझ आएगा। आगे बात करते हैं अपने कि रेस्पायरेशन इज ए वाइटल प्रोसेस, एक जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, जो सभी जीवित जीवों में होती है। और मोस्टली एक्टिव रेस्पायरेशन ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे तो जैसे फ्लावर बर्ड्स, पुष्प कलिका, वेजिटेटिव बर्ड्स, जर्मिनेटिंग सीडलिंग, स्टेम एंड रूट एपिक्स, ये सारे क्या हो गए, आपके मोस्ट एक्टिव रेस्पायरेशन ऑर्गन हो गए। अब इनका रट्टा मारना है क्या हमें, बिल्कुल नहीं मारना है इनका रट्टा। तो फिर याद करना है इनको, बिल्कुल नहीं याद करना, केवल उस चीज को ध्यान रखना है जिसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एक प्लांट में कौन से भाग को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ऑब्वियस है जिस भाग में ग्रोथ हो रही होगी, जिस भाग में ग्रोथ हो रही होगी उस भाग को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और ग्रोथ कौन से भाग में हो रही है, क्या देखते हैं इनमें से ग्रोथ वाले ऑर्गन है या नहीं है। बात करेंगे फ्लावर बर्ड्स की, पुष्प कलिका की। पुष्प कलिका को फूल नहीं बनना, फूल को बाद में फ्रूट नहीं बनना, यहाँ पे तो ग्रोथ सबसे ज्यादा हो रही है, एनर्जी चाहिएगी। बाद में बोला गया वेजिटेटिव बर्ड्स के बारे में, कायिक कलिका है। ठीक है, इसको पूरा पत्ती नहीं बनना, इसको ब्रांच नहीं बनना, ग्रोथ नहीं करनी, इसको ग्रोथ करनी है तो ज्यादा एनर्जी चाहिएगी। जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स, जो सीडलिंग्स है छोटे छोटे पौधे हैं, उन छोटे छोटे पौधे को बाद में बड़ा पेड़ नहीं बनना, पेड़ बनना है तो भैया एनर्जी चाहिएगी। स्टेम एंड रूट एपिक्स, यानी कि स्टेम और रूट का एपिकल मेरिस्टेम वाला हिस्सा, विभज्योतकी क्षेत्र,
विभज्योति की क्षेत्र है तो वहां पे सेल डिवीजन सबसे ज्यादा होता रहेगा। सेल डिवीजन होता रहेगा तो क्या सेल डिवीजन ऐसे ही होता चला जाएगा, एनर्जी नहीं चाहिएगी? बिल्कुल डेफिनेटली वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। यानी इनको रट्टा नहीं मारना, बस ध्यान रखना है कि प्लांट में जहां भी ज्यादा मात्रा में ग्रोथ हो रही होगी वो जगह पे क्या होगा, रेस्पायरेशन की दर ज्यादा होगी। इजी है, मुश्किल नहीं है कुछ भी। आगे बात करते हैं फास्ट ऑक्सीडेशन और स्लो ऑक्सीडेशन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं? फास्ट ऑक्सीडेशन और स्लो ऑक्सीडेशन के बारे में। सबसे पहले तो मैं फास्ट और स्लो वर्ड को तो मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि आप सारे लोग भी जानते हो फास्ट का मतलब तेज और स्लो का मतलब धीरा। ऑक्सीडेशन के बारे में बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीकरण या फिर ऑक्सीडेशन। आप जानते हो ऑक्सीकरण क्या है। इसके बारे में बात करेंगे तो तीन चीजों से डिफाइन कर सकते हैं अपने इसको, या तो इलेक्ट्रॉन या फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का क्या होना, हटना। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का क्या हो जाना, जुड़ जाना। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जुड़ जाना। इन तीन में से कोई एक डेफिनेशन आप यूज कर सकते हो ऑक्सीडेशन के लिए, तीनों ही वैलिड है अपने आप में। और इसका बिल्कुल अपोजिट क्या हो जाएगा, रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ हो रहा था, फोटोसिंथेसिस में। हर जगह रिडक्शन रिडक्शन हो रहा था। ये फोटोसिंथेसिस में क्या बना रहे थे, खाना। और वो खाना कोई क्यों बनाएगा जिसके अंदर कोई एनर्जी ना हो। ओके, आगे बात करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन के बारे में हमने जान लिया एक बार फिर से। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। फास्ट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन बहुत जल्दी जल्दी अवेलेबल होगी। जल्दी जल्दी ऑक्सीजन अवेलेबल होने के कारण जो मटेरियल हमारा था उसने फटाफट से अपने रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया। स्लो ऑक्सीडेशन में धीरे धीरे धीमा धीमा पॉइजन दे रहा है। देखिए, अगर आप बात करूं, मैं मुर्गे की बात करते हैं, आप कहीं जाओ ना, अगर आप में से कोई नॉन वेजिटेरियन हो, हालांकि मैं हूं नहीं, मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन वही चीज है कि शादी नहीं करवाई इसका मतलब ये नहीं बारात में भी नहीं गया। ठीक है, जानकारी रखते हैं। तो मुर्गों को मारने के या काटने के दो तरीके होते हैं, एक हो गया हलाली और दूसरा हो गया झटका। झटके मेथड में क्या करते हैं, उसके गर्दन ली और फटाफट से वो एक बार वार किया और एक बार में उसके गर्दन को अलग कर दिया। हलाली मेथड में क्या हो गया, गर्दन पे छुरा रखा और धीरे धीरे उसको मार काटते रहते हैं। ठीक है, तो हलाली मेथड जो हो गया उसमें एक साथ पूरा नहीं मरेगा। मेरे बड़े भाई है वो कहते रहते हैं कई बार मजाक में कि आप किसी भी को ना पूरी तरीके से वो झटके से मत मारो उसको, झटके से मार दिया एक बार में खत्म हो जाएगा, हलाल करो। ठीक है, तो वही वाली कंडीशन यहाँ पे होगी। अगर आपने फास्ट फास्ट काम कर दिया तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। हलाली से काम करते रहे, स्लो ऑक्सीडेशन करते रहे, तो हो सकता है बेनिफिट ज्यादा हो। अब वो हलाली झटका उसको हटा दो साइड में। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, व्हाट इज फास्ट एंड व्हाट इज स्लो। ठीक है, अब बात करते हैं फास्ट ऑक्सीडेशन और स्लो ऑक्सीडेशन के बारे में। हालांकि इसका एक और एग्जांपल दूंगा, वहां समझ में आ जाएगा, को रिलेट कर पाओगे। वहां यहाँ पे को रिलेट नहीं कर पा रहे, आई कैन अंडरस्टैंड। देखिए, फास्ट ऑक्सीडेशन की बात करूंगा तो ऑक्सीडेशन करना किसका है, हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एनर्जी कितनी रहती है, आप सारे लोग जानते हो, ग्लूकोज के अंदर 686 किलो कैलोरी एनर्जी रहती है। अब अगर मैं 686 किलो कैलोरी के बारे में बात करूं तो कुछ लिटरेचर में आपको 676 किलो कैलोरीज लिखा हुआ मिल सकता है। कितनी, 673 किलो कैलोरी लिखी हुई मिल सकती है। लेकिन एक चीज बता दूं आप लोगों को कि पहले साइंटिस्ट ये मानते थे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 673 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, लेकिन नाउ ए डेज इसको कैलकुलेट करने के बाद में कितना बता दिया गया, 686 किलो कैलोरी। तो आप किसी भी लिटरेचर में 673 किलो कैलोरी लिखा हुआ पाओ तो कंफ्यूज मत होना, ये मानना कि वो अपडेटेड नहीं है। ठीक है, वो अपडेटेड नहीं है। नाउ डेज कितना मानते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल की एनर्जी को, 686 किलो कैलोरी। ओके ना, हाँ जी। तो क्या हो गया, आपने ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फास्ट ऑक्सीडेशन किया। फास्ट ऑक्सीडेशन किया तो 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज तो हुई, क्योंकि ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण है, तो ऑक्सीकरण एनर्जी तो रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज डेफिनेटली हुई है, लेकिन इस एनर्जी को अपने स्टोर नहीं कर पाए। क्यों नहीं स्टोर कर पाए, क्योंकि ये एनर्जी फटाफट से रिलीज होगी, फास्ट फास्ट रिलीज होगी, हीट या फिर लाइट की फॉर्म में इन्वायरमेंट में लॉस्ट होगी। हीट यानी गर्मी, उष्मा, और लाइट यानी प्रकाश। ठीक है, प्रकाश या फिर लाइट की फॉर्म में क्या होगी, इन्वायरमेंट में लॉस्ट होगी। वहीं जब मैं स्लो ऑक्सीडेशन के बारे में बात करूंगा तो स्लो ऑक्सीडेशन करने से ग्लूकोज मॉलिक्यूल का 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी, जिस एनर्जी को अपने स्टोर करके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में काम में ले सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे किस तरीके से काम में ले सकते हैं, क्या काम में ले सकते हैं, इजी तरीके से बता दूंगा, एक बार सुनते रहो। बाद में क्या बोला गया, फास्ट ऑक्सीडेशन रिलीज 12 हाइड्रोजन एट ए टाइम। फास्ट ऑक्सीडेशन है, एक साथ 12 के 12 हाइड्रोजन दे देगा। अब 12 क्यों देगा भाई, 12 इसलिए देगा क्योंकि ये देखिए, सबसे सबसे पहली चीज तो हाइड्रोजन देगा क्यों, हाइड्रोजन इसलिए देगा क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन क्या कहता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जुड़ना, लेकिन जुड़ने के साथ साथ किसका हटना, हाइड्रोजन का भी हटना।
तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो डेफिनेटली हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोजन 12 है तो 12 के 12 हटेंगे। तो एक ग्लूकोज मोलिक्यूल को आपने फास्ट ऑक्सीडाइज कर दिया तो 12 के 12 मोलिक्यूल एक ही साथ में रिलीज कर दिए जाएंगे। जबकि यहाँ क्या होगा, स्लो ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन को एक फेज में, एक चरणबद्ध तरीके से रिलीज किया जाएगा, दो दो के सेट में किया जाएगा, 6 स्टेप्स में हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे और हर बार 2 हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, ठीक है ना। 12 का 12 को एक साथ रिलीज नहीं करेंगे। आगे बात करेंगे, ये हाई टेम्परेचर पे होती है, ये लो टेम्परेचर पे होता है। ये नॉन कैटालिटिक है, यानी इसके अंदर किसी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है अभिक्रिया को तेज करने के लिए, ये पहले से खुद ही तेज है, इसको और क्या तेज करोगे। दूसरी बात करें तो जो स्लो ऑक्सीडेशन है वो कैटालिटिक या फिर एंजाइमेटिक होती है। अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैटालिस्ट एंड एंजाइम, तो अगर मैं कैटालिस्ट और एंजाइम में डिफरेंस के बारे में बात करूंगा तो आप किसी भी नॉन लिविंग सब्सटेंस में कोई ऐसा केमिकल या ऐसा मीडिएटर यूज कर रहे हो जो क्या करेगा, रिएक्शन की स्पीड को तेज कर देगा, तो अजीवित पदार्थ में उसको मैं बोल दूंगा कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक। लेकिन अगर वही सेम टू सेम चीज या मिलती जुलती सिमिलर चीज, कोई भी ऐसी चीज जो क्या रिएक्शन की स्पीड को तेज कर रही होगी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी जीवित जीव में, तो उसको नाम दे दिया जाएगा यहाँ पे एंजाइम। दो बातें हो गई। उसके बाद में अगर इनके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो यहाँ एग्जाम्पल हो गया बर्निंग और यहाँ एग्जाम्पल हो गया रेस्पिरेशन। अब ठीक है, सब सारी बातें तो समझ में आ गई लेकिन मजा नहीं आया। तो आप बस एक एग्जांपल देख लीजिए गैस सिलेंडर का। आपके घर में गैस सिलेंडर होगा, सबके घर में ऑब्वियसली होगा, ऐसा कोई नहीं है जो अभी भी चूल्हे पे खाना पका रहा हो, ठीक है। अब तो मोदी जी ने काफी सारी योजनाएं भी शुरू कर दी, डेफिनेटली गैस सिलेंडर तो होगा। गैस सिलेंडर होगा तो उसके साथ साथ फिर बर्नर भी होगा। अब मैं बात करूं, एक बर्नर और गैस सिलेंडर के बीच में एक और पार्टिकल लगा रहता है जिसे अपने कहते हैं रेगुलेटर। व्हाट इज द यूज ऑफ रेगुलेटर इन दिस सिस्टम। रेगुलेटर का यूज यहाँ पे हो जाएगा कि वो पूरी तरीके से एक साथ गैस को नहीं आने देगा, ठीक है, पूरी तरीके से गैस को एक साथ नहीं आने देगा, थोड़ा थोड़ा करके गैस को रिलीज करता रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके गैस को रिलीज करता रहेगा। तो क्या होगा, हम कुकिंग कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, ठीक है ना। और खाना बनाएंगे अल्टीमेटली तो ही एनर्जी आएगी, ठीक है। भूख लगी है, क्या करेंगे, खाना पकाएंगे, खाना पकाएंगे उसके बाद में खाएंगे, तभी तो एनर्जी आएगी ना। तो फिलहाल आप ये मान लीजिए खाना पकाना इज इक्वल टू एनर्जी, ठीक है। स्लो बर्निंग हो रही है, जो गैस है सिलेंडर में उस गैस को मैं थोड़ा थोड़ा करके दे रहा हूं, तो क्या हो रही है, स्लो बर्निंग हो रही है। स्लो बर्निंग की वजह से क्या हो रहा है, स्लो ऑक्सीडेशन, ठीक है, स्लो ऑक्सीडेशन। वहीं क्या करूं, पूरा का पूरा गैस सिलेंडर को एक साथ में हटा दूं ऊपर से, जो पॉसिबल नहीं है, हटता नहीं है ना जनरली। लेकिन सपोज करो कि मान लीजिए गैस सिलेंडर का ऊपर वाला सारा सिस्टम हटाने की कोई स्पेस हो, हटा दिया और आग लगा दी वहां पे, खाना पका लूंगा क्या मैं इस तरीके से, क्या एक टाइम का खाना भी पका लूंगा क्या। सर पागल हो गया, खाना पकाना दूर की बात है, घर ब्लास्ट हो जाएगा सारा का सारा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहां फास्ट ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है ना। फास्ट ऑक्सीडेशन जहां भी होगा, जो मोलिक्यूल है वो मोलिक्यूल एक साथ ही अगर सारा का सारा ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडेशन को जलना ही कहते हैं, ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू बर्निंग, लेकिन मैं बर्निंग वर्ड इसलिए यूज नहीं कर रहा ताकि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज ना हो जो। लेकिन रिप्लेस कर सकता हूँ बर्निंग को मैं कंबस्शन वर्ड से रिप्लेस कर सकता हूँ। कंबस्शन यानी दहन होना, ऑक्सीकरण एक दहन की प्रक्रिया ही है, जलने की प्रक्रिया ही है। अगर मैंने सारे के सारे पार्टिकल मॉलिक्यूल्स को एक साथ जला दिया तो एक साथ जलाने से एनर्जी तो उतनी ही निकलेगी, अभी जितनी एक गैस सिलेंडर में जितनी एनर्जी थी उतनी ही एनर्जी रहेगी, लेकिन उस एनर्जी को मैं अपने काम में कोई नहीं ले पाया, ठीक है। और एक एज्यूम करो कि गैस सिलेंडर में वो विस्फोट हो रहा है, तो क्या गर्मी पैदा होगी, डेफिनेटली हीट प्रोड्यूस होगी। उसके साथ साथ क्या लाइट प्रोड्यूस होगी, डेफिनेटली लाइट प्रोड्यूस होगी। और उस एनर्जी को हम स्टोर कर पाए, हम नहीं स्टोर कर पाए। यानी फास्ट ऑक्सीडेशन क्या हो गया, सिलेंडर को आग लगा देना, और स्लो ऑक्सीडेशन क्या हो गया, सिलेंडर पे रेगुलेटर लगा देना, थोड़ा 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 करके देते रहो। अब आप खुद दिमाग लगा के देख सकते हो कि फास्ट ऑक्सीडेशन और स्लो ऑक्सीडेशन में से कौन सा वो है जिसमें एनर्जी को हम अपने काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस है, कॉमन चीज है। आगे देखिए, उसके बाद में अगर कंक्लूजन अगर इनसे देखें तो कंक्लूजन क्या निकल के आया कि रेस्पिरेशन जो है वो एक स्पेशल टाइप का दहन ही है, स्पेशल टाइप का कंबस्शन ही है, ठीक है ना, एक स्पेशल टाइप की बर्निंग प्रोसेस ही है। आगे देखिए, अब रेस्पिरेशन के बारे में हमने कई सारी बातें पढ़ ली। कहीं पे तो बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन होना, कहीं पे बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कहीं पे बोल रहे हैं बर्निंग है। तो यहाँ पे इन सारी चीजों को एक साथ लिखा गया है कि रेस्पिरेशन एक्चुअली में है क्या क्या। सबसे पहले वन बाय वन बात करेंगे तो रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन का आकर के जुड़ना, बिल्कुल ऑक्सीजन जुड़ती है इसमें, हमने रिएक्शन पढ़ रखी है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन कन्वर्टिंग इनटू CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। कितनी एनर्जी, 686 किलो कैलोरी इफ द सब्सट्रैक्ट इज ग्लूकोज, ओके। आगे बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टू सिंपल कंपाउंड, बिल्कुल सही है, C6H12O6 कन्वर्टिंग इनटू CO2 प्लस H2O, छोटे कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया।
एक्सोथर्मिक हीट रिलीज, अब ऑब्वियस है ऑक्सीडेशन है तो हीट तो रिलीज होगी होगी, और हीट रिलीज वाली रिएक्शन होती है उनको कहते हैं एक्सोथर्मिक, और हीट को जो स्टोर कर लेते हैं उनको कहते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है, अब देखना इन वर्ड को भी आपको रट्टा नहीं मारना। एक्सो का मतलब बाहर और एंडो का मतलब अंदर। आप पढ़ चुके हो, कहाँ पढ़ चुके हो, मैंने आपको पढ़ा रखा है। जब मैंने जेनेटिक्स करवाई थी तो जेनेटिक्स में एक जगह पे अपने फ्रूट वाले के बारे में बात कर रहे थे, पेरिकार्प के बारे में। पेरिकार्प 3 टाइप का था, एक्सोकार्प, एंडोकार्प और मेसोकार्प। ठीक है, तो एक्सो कौन सा था, बाहर वाला, एंडो कौन सा था, अंदर वाला। तो वो ये एंडो का मतलब अंदर और एक्सो का मतलब बाहर। थर्मिक का मतलब क्या, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, बाहर रिलीज किया जा रहा है, हीट बाहर रिलीज की जा रही है, और एंडोथर्मिक यानी हीट स्टोर कर ली जा रही है। तो ये वाली रिएक्शन होगी कौन सी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, ऑब्वियस है ऑक्सीडेशन होगा तो रिलीज हाइड्रोजन होंगे ही होंगे। जो 12 हाइड्रोजन थे उनको रिलीज कर दिया जा रहा है। आउटपुट ऑफ हाइड्रोजन इन फेजेस, लेकिन रिलीज तो कर रहे हैं हाइड्रोजन को, लेकिन एक साथ नहीं कर रहे, रेगुलेटर लगा रखा है, थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं। 6 स्टेप्स में करेंगे। C6H12O6 को अगर ऑक्सीडाइज करेंगे तो 6 स्टेप्स में करेंगे। क्या करेंगे 6 स्टेप, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी रेस्पिरेशन 6 स्टेप में होगा। 6 स्टेप में हाइड्रोजन रिलीज करेंगे अपने। ठीक है, 6 स्टेप में हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, हर स्टेप में 2-2 हाइड्रोजन रिलीज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से 12 हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे। एनर्जी को कंजर्व कर लिया जा रहा है क्योंकि हम स्लोली स्लोली कर रहे हैं। ठीक है, कुकिंग कर रहे हैं हम, तो कुकिंग में रेगुलेटर यूज करके हम कुकिंग कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड है, एंजाइम का यूज कर रहे हैं कंट्रोल करने के लिए। लो टेम्परेचर पे होगा और लिविंग सेल्स में होगा, यानी ये सारी की सारी चीजें क्या है, रेस्पिरेशन ही है। ओके, अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं क्या क्या टाइप्स होते हैं रेस्पिरेशन के। तो जब मैं रेस्पिरेशन के टाइप की बात करूंगा तो ये डिपेंड करता है केवल और केवल किस चीज पे, आपको ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है या नहीं। अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है तो इसे बोल दूंगा एनारोबिक रेस्पिरेशन, अगर नहीं है तो उसे बोल दूंगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है, स्पेशली जो नए स्टूडेंट्स होते हैं फर्स्ट ईयर वाले, उस टाइप के स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन रहती है। एरोबिक और एनारोबिक में कंफ्यूज हो जाते हैं काफी ज्यादा। हिंदी में देख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण सिंपल समझ में आ गया। लेकिन इसमें कंफ्यूजन आपको ना हो कौन से वायु कौन से के बारे में बात कर रहा है, इसलिए आप एक वर्ड देख लेना इसमें, ना। ना का मतलब क्या हो गया, नो। ना का मतलब क्या हो गया, नो। नो का मतलब क्या हो गया, नहीं जी ऑक्सीजन नहीं चाहिए। इनसे पूछा जा रहा है डू यू वांट ऑक्सीजन, ये कहेंगे नो, ना। एक वो आता है ना टॉकिंग टॉम, उसमें क्या रहता है, उसकी पूंछ को आप टच करते हो कि ना 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 ना, तो वो वाली कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, नो। ना का मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन नहीं चाहिए, अवायवीय है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताया ताकि आप लोग एरोबिक और एनारोबिक में ये कंफ्यूज ना हो जो कभी, कौन से में ऑक्सीजन को चाहिए और कौन से में ऑक्सीजन नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं उस टाइम तो हमें लगता है इजी है चीजें, लेकिन जब एग्जाम में चीजें पूछी जाती है और वो लिख दिया जाता है ना एरोबिक या एनारोबिक, फिर कंफ्यूजन हो जाती है कि यार इनमें वायवीय कौन सा है, अवायवीय कौन सा है। अगर बात करें फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी, तो आजकल बहुत बार मैं ये चीज बोल चुका हूँ कि टेक्निकल टर्म्स आपको कम से कम इंग्लिश में पढ़नी चाहिए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। ठीक है, आगे देखिए। पहचान कैसे करोगे, ना से। ना का मतलब क्या हो गया, नहीं जी ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ जी। एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें ना नहीं आया, ना नहीं आया तो ऑक्सीजन इसको चाहिए। ये कहाँ होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। वो वाला शोषण जो किसकी प्रेजेंस में होगा, किसकी उपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब ऑक्सीजन उपलब्ध है, ऑक्सीजन उपलब्ध है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीडाइजेशन करेगा, ऑक्सीकरण करेगा। और जब ऑक्सीजन है तो अपने अधूरा क्यों छोड़ेंगे, अपने पूरा ही कर देंगे, अपने पास तो ऑक्सीजन है। इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन में जो सबस्ट्रैक्ट होगा, सबस्ट्रैक्ट कोई भी हो सकता है, इट में भी कार्बोहाइड्रेट, इट में भी फैट और प्रोटीन। ठीक है, या फिर कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और ये क्या होंगे, ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर दिए जाएंगे। किसके अंदर ऑक्सीडाइज कर दिए जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। प्लस में क्या रिलीज हो जाएगी, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो ये सिंपल रिएक्शन होगी किस चीज की, आपके एरोबिक रेस्पिरेशन की। ठीक है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर दिया गया। अब CO2 और H2O को इससे ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। आगे बात करेंगे अपने, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉमन अकरेंस। ये क्या होगा, आमतौर पे पाया जाएगा, इसलिए अपने क्या बोलते हैं, इसी को रेस्पिरेशन बोल सकते हैं। कई बार मैं खुद आपको लेक्चर देता हूँ, तो लेक्चर में मैंने आपको कई बार ये बोल दिया कि रेस्पिरेशन केवल और केवल रेस्पिरेशन कहाँ भी हो रहा हो, सॉरी, रेस्पिरेशन जहां भी हो रहा होगा उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी होगी। मैंने कभी भी उस टाइम मैंने ये चीज आपको नहीं बोली कि एनारोबिक रेस्पिरेशन ऐसा होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्योंकि जनरली क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत कम गिने चुने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ही पाया जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव है, उन्हीं के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन का सिस्टम है। उसके अलावा कोई प्लांट ऐसा नहीं है, कोई एनिमल ऐसा नहीं है जिनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन पाया जा रहा हो। एनारोबिक रेस्पिरेशन केवल और केवल कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पाया जा रहा है, इसलिए उसको इतना कंसिडर नहीं करते। कॉमनली रेस्पिरेशन बोलते हैं तो वो रेस्पिरेशन किस चीज को इंडिकेट कर रहा होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन को। ठीक है ना। आगे बात करेंगे,
एनिमल जो है वो उनमें कौन सा एसेंशियल होगा, आपके एरोबिक रेस्पिरेशन ही उनमें एसेंशियल यानी कि आवश्यक रूप से होगा उनमें। और अगर ऑक्सीजन की अनुपलब्धता हो जाएगी तो ऑक्सीजन की अनुपलब्धता होने से क्या हो जाएगा, इनका रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा। रेस्पिरेशन सीज हो गया तो उससे क्या हो जाएगा, C6H12O6 है वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहे किसके अंदर, CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पा रही तो मसला हो गया। क्या मसला हो गया जी, एनर्जी नहीं मिल रही तो कुछ भी नहीं काम कर रहा, कुछ भी काम नहीं कर रहा, उसके बारे में मामला खत्म है। 3 मिनट तक आपके ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई ना हो तो आप मर जाओगे। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद में सेकंड टाइप के बारे में बात की गई, वो कौन सा था, एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसके अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। अब ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, ऑक्सीजन है नहीं तो ऑक्सीडाइजेशन नहीं हो पाएगा पूरी तरीके से, इसलिए रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट का इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइजेशन होगा। आगे बात करेंगे इसके बारे में तो कुछ और ही कंपाउंड बन जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कुछ और ही कंपाउंड बन जाएंगे। वहां पे क्या हो रहा था, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल बचा। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कुछ और बन जाएगा। अब कुछ और क्या बन जाएगा वो आगे देखेंगे। इस टाइप के रेस्पिरेशन ये जो होगा वो बहुत ही रेयर अकरेंस का होगा, अपने पहले ही बात कर चुके हैं। बस कुछ ईस्ट हो गए, कुछ बैक्टीरिया हो गए, कुछ फंगस हो गए, उनके अंदर पाया जाएगा, सब में नहीं पाया जाता। जो ये रेस्पिरेशन है, अवायवीय रेस्पिरेशन है, इसको फर्मेंटेशन या फिर किण्वन के नाम से भी जाना जा सकता है। फर्मेंटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, किण्वन। ठीक है, किण्वन के नाम से भी जाना जाता है इसे। अगर बात करेंगे सब्सट्रैक्ट के बारे में तो किण्वन का जो सब्सट्रैक्ट होगा, सब्सट्रैक्ट यानी क्या, इसका मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका रेस्पिरेटरी सब्सट्रैक्ट क्रियाधर, उसको हमेशा कहां से अपटेक किया जाएगा, आउटसाइड द सेल। क्योंकि अगर मैं बैक्टीरिया के बारे में बात करूं तो सारे बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक नहीं होते, सारे बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक नहीं होते। क्या मतलब है इस लाइन का, इस लाइन का मतलब है कि सारे बैक्टीरिया खुद अपना खाना नहीं बनाते। ठीक है, और अगर जिनके अंदर फोटो सिस्टम, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया के अंदर फोटो सिस्टम के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या कर लेंगे, जिसके कारण ये अपना फूड खुद बना लेंगे। ठीक है, ये कौन से हो गए, ऑटोट्रोपिक हो गए। और ऑटोट्रोपिक में भी कौन सी कैटेगरी होगी इनकी, फोटो ऑटोट्रोपिक। ठीक है, प्रकाश से अपना खाना खुद बना लेंगे। अब ऑब्वियस है कि जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है उसके अंदर ऑक्सीजन तो पहले से ही आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है उसके अंदर, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से ही तो ऑक्सीजन उत्पन्न हो रही है। जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है वो तो क्या कर लेगा, वो ऑक्सीजन को काम में ले लेगा, किस चीज के, रेस्पिरेशन के, और वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता रहेगा। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते बैक्टीरिया, वो क्या करेंगे, वो खाना कहाँ से लेंगे, तो ऑब्वियस है उनको खाना बाहर से ही लेना पड़ेगा, कोशिका के बाहर से। क्योंकि बैक्टीरिया है क्या, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव होते हैं बैक्टीरिया। फंगस ऑब्वियसली होते हैं मल्टी सेलुलर, लेकिन ये भी क्या करेंगे, जो फर्मेंटेशन वाले होंगे वो हमेशा बाहर से ही खाना लेंगे। अब बाहर से खाना लेने का मतलब क्या हो गया, अगर फर्मेंटेशन या किण्वन के बारे में बात करूं तो आप सारे लोग जानते हैं, क्योंकि बचपन से पढ़ते हुए रहे इस चीज को। ब्रेड बनाने के काम में ले लिया, शराब बनाने के काम में ले लिया, वहां पे फर्मेंटेशन करते हैं। अब शराब की बात की जाए तो कैसे बनती है, शुगर से बनती है जी। शुगर से कैसे बनेगी, शुगर से शराब ऐसे बनेगी जी कि हम शुगर को फर्मेंटेट कर देंगे, किण्वित कर लेंगे उसको। किण्वित कर दिया तो क्या हो गया, ये जो बैक्टीरिया ईस्ट जो थे उन्होंने क्या कर लिया, बाहर से शुगर को लिया, शुगर को आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेकर के गए, और एनारोबिक रेस्पिरेशन के फलस्वरूप थोड़ी बहुत एनर्जी ले ली खुद के पास, और बाकी बचा हुआ मटेरियल बाहर छोड़ दिया। यानी शुगर को कन्वर्ट करते रहे वो किस चीज में, शराब में। ठीक है ना, और शुगर कहाँ से ले रहे हैं, बाहर से, खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहे शुगर, ध्यान रखना इस चीज को। जो खुद प्रोड्यूस करने में कैपेबल होंगे उनको तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम ही नहीं होगी, उनके पास पहले से मौजूद होगी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है तो वो एनारोबिक क्यों करेंगे, वो एरोबिक ही करेंगे। यहाँ एक सिंपल रिएक्शन लिख दी गई एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल है एथेनॉल में, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दो एथेनॉल के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज कर रहा है, और केवल 56 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज कर रहा है। अब इतनी कम क्यों, 686 किलो कैलोरी कर रहा था ग्लूकोज तो, लेकिन इतनी कम इसलिए क्योंकि इसका पूरा का पूरा ऑक्सीडाइजेशन यहाँ पे हो नहीं पाया। अब शराब है क्या, शराब में एनर्जी नहीं है, डेफिनेटली एनर्जी है शराब में। ठीक है ना, तो वो एनर्जी कैसे रही शराब में, जब वो एनर्जी वहां से ले ली नहीं गई। ठीक है, ली क्यों नहीं, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से क्या हो गया, इसका पूरी तरीके से ऑक्सीकरण नहीं हो पाया। ऑक्सीकरण नहीं हो पाया तो एनर्जी रिलीज नहीं हो पाई। इतनी बातें समझ में आ गई, आगे देखते हैं। रेस्पिरेटरी सब्सट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं अपने कि व्हाट इज रेस्पिरेटरी सब्सट्रैक्ट।
ठीक है। क्रिया दर क्या क्या हो सकते हैं आपके श्वसन के। क्रिया दर के बारे में बात करेंगे तो हमने पहले तो ये देख लेते हैं होते क्या है रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट। कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कोई भी कार्बनिक पदार्थ जो काम में लिए जा सके, किसके, एनर्जी के उत्पादन में, ऊर्जा उत्पादन में काम में लिए जा सकने वाले कार्बनिक पदार्थ जिनका डिग्रेडेशन यानी जिनको तोड़ करके एनर्जी का प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। और एनर्जी किसके काम में ले लेंगे, कोशिका की वेरियस एक्टिविटीज के काम में ले लेंगे, कोशिका की विभिन्न आवश्यकताओं के काम में ले लेंगे। ठीक है, तो उस चीज को हम क्या बोल देंगे, रेस्पायरेशन। ठीक है, रेस्पायरेशन सबस्ट्रैक्ट, जिस चीज को काम में लेंगे इन सारी प्रोसेस के लिए। अब रेस्पायरेशन सबस्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे तो ये 4 टाइप के हो गए आपके, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ऑर्गेनिक एसिड या फिर प्रोटीन। मोस्ट कॉमन इनमें कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अगर इनमें मैं सीक्वेंस की बात करूंगा तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का, आप ऑर्गेनिक एसिड को एक बार यहाँ से हटा दीजिए, आप केवल 3 रखिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। अगर इनमें बात करूंगा कि कौन से टाइप के मॉलिक्यूल का सबसे पहले रेस्पायरेशन होगा तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में फैट और उसके बाद में जाकर के नंबर आता है प्रोटीन का। ठीक है ना, पहले आपके शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ऊर्जा उत्पादन के काम में ले लिया जाएगा, फिर फैट का नंबर आएगा और उसके बाद में नंबर आएगा किस चीज का, आपके प्रोटीन का। ठीक है, अब जनरली होता क्या है, जो लोग डाइट पे चले जाते हैं, मोटापा होता है जिन लोगों में ज्यादा, वो लोग करते क्या है, वो लोग ग्रीन सैलेड खाना स्टार्ट कर देते हैं। अब ग्रीन सैलेड खाना क्यों स्टार्ट करते हैं, अगर बात करते हैं अपने फूड के बारे में, खाने के बारे में बात करते हैं, जनरल डाइट के बारे में, तो डाइट में होता क्या है भाई, अपने रोटी प्लस सब्जी ये चीज खाते हैं, उसके साथ में कुछ बटर वगैरह ये चीज भी हो सकती है, दही, ये सारी चीजें हो सकती है। अब मैं बात करूंगा जब दही की, बटर की या घी की, तो वो सारी चीजें तो हो गई फैट। ठीक है, उनके साथ अगर बात करेंगे रोटी की, तो रोटी आपका क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद में अगर बात करेंगे किस चीज के बारे में, सब्जी के बारे में या फिर जो सलाद आप खा रहे हो उसके बारे में, तो उसके अंदर हो गए विटामिन और मिनरल्स, सब अपना अपना काम प्ले करेंगे। फैट और कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेटरी सब्सट्रैक्ट होंगे और आपके जो ये मिनरल्स है वो मिनरल्स वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए काम करेंगे। लेकिन अगर आपने फैट के साथ में कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर लिया तो फिर आपके शरीर में जो फैट संचित है वो फैट का कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो फैट काम में नहीं ली जाएगी। कार्बोहाइड्रेट है जो कार्बोहाइड्रेट कहेगा कि नहीं, फैट से पहले तो मैं अपनी कुर्बानी दूंगा, मेरा ब्रेक डाउन करो फैट से पहले। इसलिए जो लोग मोटापा होता है जिनमें, वो सबसे पहले रोटी खाना बंद करते हैं। ठीक है, क्यों रोटी खाना बंद करते हैं, क्योंकि उनके शरीर में ऑलरेडी वसा का संचय हो चुका है, फैट उनके शरीर में काफी स्टोर हो चुकी है। अब आवश्यकता है कि वो फैट जो है, उस फैट को कैसे भी करके आपके यूज में ले लिया जाए रेस्पिरेशन के द्वारा। ठीक है, भूख लगती है, खाना पड़ता है, तो उस कंडीशन के अंदर आप ऐसी चीजें खा सकते हो जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट ना हो, जिनके अंदर फैट ना हो, जिनके अंदर फाइबर कंटेंट हो। फाइबर के बारे में बात करें तो फाइबर का काम क्या रहता है, हम फाइबर को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, बस वही है, एपेटाइट हो रही है, खाली खाली लग रहा है पेट, भूख सता रही है, कुछ खा लिया पेट भर गया, बस वो चीज, पेट को भरने के लिए खाना खाते हैं उस टाइम। समझ में आ गई ना ये चीज, पहले होगा कार्बोहाइड्रेट का आपके रेस्पिरेशन, उसके बाद में फैट का, और जब दोनों ही चीजें नहीं रहेगी फिर प्रोटीन का होगा। जब प्रोटीन का रेस्पिरेशन होना स्टार्ट कर देना, उस टाइम सोच लेना कि आप स्टारवेशन की कंडीशन पे हो, भुखमरी के शिकार होना शुरू हो गया। कहते हैं ना, कई फोटोज वगैरह आती है वायरल, उनकी अटड़ियां दिखाई दे रही होती है, तो उनकी अटड़ियां क्यों दिखाई दे रही होती है, क्योंकि उनके प्रोटीन अब काम में आना शुरू हो गया रेस्पिरेशन के। ठीक है, अब उनके शरीर में ना तो कार्बोहाइड्रेट बचा है, ना ही उनके शरीर में फैट बचा है। अब मसल्स में प्रोटीन जो स्टोर था वो प्रोटीन काम में आना शुरू हो गया, किस चीज के, रेस्पिरेशन के, जिंदा रखने की। क्योंकि वो प्रकृति आपको आएंगे टाइम तक जिंदा रखने की कोशिश करती है, प्रकृति कभी नहीं चाहती आप मरो, प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहो, वो चाहती है प्रकृति हमेशा। आगे बात करते हैं इसमें। हाँ जी, कहाँ तक पहुंच गए थे अपने, यहाँ तक पहुंच गए रेस्पिरेटरी सब्सट्रैक्ट के बारे में। आगे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो मोस्ट इंपोर्टेंट रेस्पिरेटरी सब्सट्रैक्ट है और सबसे कॉमन भी है। एग्जांपल की बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट को, तो स्टार्च हो गए, सुक्रोज हो गए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज हो गए। स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, बहुत सारे मोनोमर से मिलकर बना होता है, सुक्रोज डाइसेकेराइड है और आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड है। ये क्या होंगे, जो बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे स्टार्च हो गया, पॉलीसेकेराइड है, बहुत सारे ग्लूकोज से मिलके बना होता है। तो स्टार्च क्या हो जाएगा, सबसे पहले हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा, जल विघटन हो जाएगा इसका, जल विघटन होके सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स को बाद में रेस्पिरेशन के काम में ले लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल स्टार्च डाइसेकेराइड में टूटेगा और डाइसेकेराइड हेक्सोज यानी मोनोसेकेराइड में टूटेंगे। हेक्सोज वो शुगर होती है जिसके अंदर 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे द फर्स्ट फेज ऑफ रेस्पिरेशन। अब ये फर्स्ट फेज है रेस्पिरेशन का, ध्यान रखना, क्योंकि अभी मैंने आपको ऑर्डर बताया कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के बारे में। तो फर्स्ट फेज कौन सा है रेस्पिरेशन का, कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट किसके काम में लिया जा रहा है, रेस्पिरेशन के काम में लिया जा रहा है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रैक्ट के रूप में काम में लिया जा रहा है। तो उस चीज को ब्लैकमैन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट ने क्या नाम दे दिया,
फ्लोटिंग रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट हो गया अपने आप में ये, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, तो आपका आंसर क्या रहेगा कि सर वो वाला रेस्पिरेशन जिस रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो सुक्रोज हो, स्टार्च हो, सेल्यूलोज हो, आपके हेक्सोज हो, ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वहां पे मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड भी लिखा हो तो भी फर्क नहीं पड़ रहा। ऑप्शन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट लिखा हो तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। आपको पहचान करनी है केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट की, कि जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा वो कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाएगा। अगर कार्बोहाइड्रेट आपके रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट के रूप में काम में लिया जा रहा है देन इट विल बी डेफिनेटली फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। सेकंड बात करते हैं अपने फैट के बारे में। तो फैट कहाँ स्टोर होती है, सीड्स में स्टोर होती है फैट, फैट, ठीक है। उस फैट का सबसे पहले ब्रोकन डाउन किसमें होगा, यहाँ पे हमने बात कर ली जो आपके लार्ज मॉलिक्यूल्स थे कार्बोहाइड्रेट के, जैसे पॉलीसेकेराइड वो डाइसेकेराइड में टूटे, डाइसेकेराइड मोनोसेकेराइड में टूटे और मोनोसेकेराइड यूज कर लिए गए। उसी तरीके से फैट जो होगी वो भी टूट जाएगी दो भागों में, किस किस भाग में, एक ग्लिसरॉल में और दूसरा आपका फैटी एसिड में। हमारा टॉपिक चल रहा है रेस्पिरेशन। इससे पहले हमने फोटोसिंथेसिस कर लिया। सिलेबस के बारे में बात करूं अगर मैं फर्स्ट ईयर के, तो रेस्पिरेशन के बाद, एक मिनट रुको यार, कंटिन्यू करते हैं आगे। हाँ जी, फैट सबसे पहले ब्रोकन डाउन हो जाएगी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। अब जो फैटी एसिड्स है वो फैटी एसिड एसिटल कोएंजाइम में बदल दिए जाएंगे, किसके द्वारा, बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा। अब क्या है बीटा ऑक्सीडेशन, वो हम कहाँ पढ़ेंगे, जब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे फैटी एसिड आपके सिंथेसिस का या फैटी एसिड ब्रेकडाउन का, वहां इस टॉपिक को पढ़ेंगे व्हाट इज बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो बीटा ऑक्सीडेशन के माध्यम से फैटी एसिड कन्वर्ट कर दिए जाएंगे एसिटिल कोएंजाइम में, और एसिटिल कोएंजाइम डायरेक्ट एंट्री ले लेगा कहाँ पे, क्रैब साइकिल में। एसिटिल कोएंजाइम क्रैब साइकिल में एंट्री ले लेगा। व्हाट इज क्रैब साइकिल, इसके अंदर कौन एंट्री लेता है वो अपने पढ़ लेंगे कल, ठीक है। आगे देखिए, आगे बात करेंगे तो एसिटिल कोएंजाइम एंट्री कर लेगा क्रैब साइकिल में और इसका फर्दर डिग्रेडेशन हो जाएगा और एनर्जी रिलीज कर दी जाएगी। जबकि ग्लिसरॉल जो है, फैटी एसिड, फैट दो चीजों में टूटेगा ना, एक फैटी एसिड और एक आपके ग्लिसरॉल में। तो ग्लिसरॉल को किसी बीटा ऑक्सीडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो डायरेक्ट एंट्री पा सकता है कहाँ पे, ग्लिसरॉल्डिहाइड के माध्यम से, ठीक है ना। आगे देखिए, इसमें दो रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट देख लिए, तीसरा हमने देख लिया ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। नॉर्मली तो देखिए एक्यूमुलेट होता नहीं प्लांट्स में, लेकिन कैशुलेसी फैमिली के मेंबर्स, अब इस फैमिली के मेंबर कौन से होते हैं, कैम प्लांट्स, उनके अंदर कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, वो ऑर्गेनिक एसिड भी रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट का काम करते हैं। अब बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन के बारे में बात करेंगे तो नॉर्मल कंडीशन में प्रोटीन रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट का काम करता है कब, जब क्या हो, बीज में, जब आपके सीड वाली स्टेज होगी उस स्टेज के अंदर प्रोटीन क्या काम करेगा, रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट का काम करेगा। बाद के अंदर कभी भी प्रोटीन रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट का काम कभी भी नहीं, जनरली नहीं करता, कभी भी बोलना गलत हो जाएगा। ओके, वेजिटेटिव टिश्यू में बात करेंगे तो प्रोटीन कब यूज किया जाएगा, स्टारवेशन की कंडीशन में। स्टारवेशन का मतलब ही अपने आप में क्या हो गया, भूखमरी एक तरीके से, ठीक है ना। खाने की कमी या फिर न्यूट्रिशन की कमी होना क्या कहलाता है, स्टारवेशन, ठीक है। हाँ जी, आगे क्या बोल दिया गया, प्रोटीन जो है वो हाइड्रोलाइज कर दिया जाएगा एमिनो एसिड में। अब हम जानते हैं प्रोटीन बना किससे होता है, एमिनो एसिड से। सबसे पहले तो रेस्पिरेशन हम जानते हैं, बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल में टूटना। प्रोटीन टूटेगा एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड टूट करके निर्माण करेगा ऑर्गेनिक एसिड्स का, और मैंने ऑर्गेनिक एसिड बाद में क्रैब साइकिल में एंटर कर जाएंगे, और क्रैब साइकिल में एंटर करके फर्दर उनका ऑक्सीडेशन करके एनर्जी उनसे प्राप्त कर ली जाएगी। आगे बात करते हैं, अगर प्रोटीन सब्सट्रैक्ट, अगर प्रोटीन एज ए रेस्पिरेटरी सब्सट्रैक्ट यूज किया जा रहा है रेस्पिरेशन में, तो उसी ब्लैकमैन ने उसको तो क्या बोल दिया था, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, और इसे क्या बोल दिया, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। क्यों, क्योंकि प्रोटीन जो है वो प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा होता है। कैसे, हम जानते हैं अच्छे से, डीएनए आरएनए बनाएगा, आरएनए प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन क्या रहेगा, प्रोटोप्लाज्म में स्टोर होकर के रहेगा। प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू क्या हो गया, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन स्टोर होकर के रहेगा। और इतना बड़ा लंबा चौड़ा शरीर लेकर के बैठे हैं, तो शरीर की बिल्डिंग यूनिट क्या है, हम सारे जानते हैं, कोशिकाएं, एक छोटी सी कोशिका, और कोशिका के अंदर ही प्रोटीन स्टोर होकर के रहेगा। तो ये क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट हो गया, प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट है। अगर मैं प्रोटोप्लाज्म के किसी पार्ट को यूज कर रहा हूँ रेस्पिरेशन के, तो उस चीज को मैंने क्या बोल दिया, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। तो मैंने नहीं बोला, ये किसने बोला, ब्लैकमैन ने बोला, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट बातें निकल के आई, एक हो गया आपके फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, दूसरा हो गया आपके प्रोटोप्लाज्म की रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन तब होगा जब रेस्पिरेटरी सब्सट्रैक्ट कौन हो रहा होगा, आपका कार्बोहाइड्रेट। और प्रोटीन अगर रेस्पिरेटरी सब्सट्रैक्ट का काम करेगा तो उसे क्या बोल देंगे, प्रोटोप्लाज्मिक आपके रेस्पिरेशन। दोनों चीजें किसने दी, ब्लैकमैन ने दी। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, फास्ट ऑक्सीडेशन और स्लो ऑक्सीडेशन में डिफरेंस क्या होता है वो पढ़ लिया। उसके बाद में हमने क्या पढ़ लिया जी, हमने पढ़ लिया आपके
क्या बोलते हैं उसे, रेस्पिरेशन के टाइप्स पढ़ लिए, और रेस्पिरेशन के टाइप पढ़ने के बाद में हमने एक चीज और पढ़ ली कि आप कौन कौन से रेस्पिरेटरी सबस्ट्रक्ट यूज कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन से। शुरू करते हैं अपने रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म में देखिए सबसे पहले क्या बोला गया, सबसे पहला स्टेप होगा रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस, ईएमपी पाथवे। अब क्या है क्या नहीं सारी डिटेल में वन बाय वन देखेंगे। उसके बाद में बोल दिया गया लिंक। लिंक का मतलब क्या होता है, जोड़ना, यानी जोड़ने का काम करेगा। किसको जोड़ने का काम करेगा आगे पढ़ लेंगे, अभी थोड़ी जल्दबाजी है सारी चीजों की। बाद में बात करेंगे एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड, कि पायरुविक एसिड का एनारोबिक ब्रेकडाउन होगा, सॉरी एरोबिक, एरोबिक ब्रेकडाउन। एरोबिक का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या फिर ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और इसको नाम क्या दे दिया गया, क्रेब्स साइकिल। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी ईटीएस या फिर टर्मिनल ऑक्सीडेशन। टर्मिनल का मतलब क्या होता है, फाइनल, लास्ट वाला, फाइनल पार्ट है बस ये। उसके बाद में ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। फोस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, एटीपी का बनना। अगर मैंने एक वर्ड यूज कर दिया था फोटोफोस्फोराइलेशन, तो आप समझ गए थे फोटोसिंथेसिस के कारण जो एटीपी बन रही है उसके बारे में बात हो रही है। ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन फोस्फोराइलेशन मैंने बोल दिया तो आप समझ गए कि ऑक्सीकरण के कारण एटीपी बन रही है, उसको बोल दिया गया ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। इंपॉर्टेंट है ये फोटोफोस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, बात करेंगे सारी चीजों के बारे में वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं अपने ग्लाइकोलाइसिस से या फिर टीएमपी पाथवे से। सबसे पहले बात करेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस क्या हो गया, सबसे पहली स्टेज है किस चीज की, रेस्पिरेशन की, और कॉमन स्टेज है रेस्पिरेशन की। अब इसका क्या मतलब हो गया, कॉमन स्टेज होना रेस्पिरेशन की। कॉमन स्टेज होने का मतलब हो गया कि दो टाइप का रेस्पिरेशन होगा, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। दोनों के अंदर ये पहली अवस्था होगी और दोनों के अंदर ये प्रोसेस चलेगी। दोनों में डिफरेंस क्या था, एक में ऑक्सीजन की आवश्यकता है, एक में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऑक्सीजन है नहीं है कोई फर्क नहीं है, दोनों में कॉमन चलेगी इतनी प्रोसेस तो, ठीक है। आगे बात करेंगे तो क्या हो गया, फर्स्ट और कॉमन स्टेज है ग्लाइकोलाइसिस की, नाम दे दिया गया ईएमपी पाथवे। ईएमपी किसके आधार पे बोल दिया गया, जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी रिएक्शन के स्टेप्स दिए थे, उनके आधार पे नाम बोल दिया गया इसका ईएमपी। ई स्टैंड्स फॉर इम्बेडन, मेयरहोफ और पेरेनेस, ठीक है। ईएमपी की फुल फॉर्म ये हो जाएगी, अलग अलग तीन साइंटिस्ट के नाम है आपके, इम्बेडन, मेयरहोफ और पेरेनेस। इन तीन साइंटिस्ट के नाम पे इन्हें क्या बोल, इसे साइकिल को क्या नाम दे दिया गया, ईएमपी साइकिल, ठीक है। अब बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस जो है वो तब भी काम करता है जब ऑक्सीजन अनुपस्थित होगी, ये बात तो हम अभी डिस्कस कर ही चुके हैं। ग्लूकोज, अब ग्लूकोज जैसे मैंने बोल दिया तो ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड है। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होगा, कई सारी एंजाइमों की रिएक्शंस के बाद में, कई सारी एंजाइमेटिक रिएक्शंस के बाद में फाइनली, अब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कई सारी एंजाइमेटिक रिएक्शंस के बाद में दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया बदल दिया जाएगा, दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में बदल दिया जाएगा। पायरुविक एसिड कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का कंपाउंड रहता है। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड रहता है और ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड रहता है। अब ऑब्वियसली 6 कार्बन वाले को तोड़ेंगे 3-3 कार्बन का बना लेगा वो, ओके। ग्लाइकोलाइसिस होता कहाँ है, ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म क्या चीज है आप लोग अच्छे से जानते हो, सेल बायोलॉजी पढ़ चुके हैं अपने इससे पहले, और इसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है हम जानते हैं, इसलिए क्या हो गया, ग्लाइकोलाइसिस एक एनारोबिक प्रोसेस हो गई। क्लियर, आगे बात करते हैं। अब जो मैंने आपको दो टाइप की अलग अलग रिएक्शन, अलग अलग रेस्पिरेशन बताई है, एक एनारोबिक और एक एरोबिक, दोनों के अंदर ग्लाइकोलाइसिस तो कॉमन होगा, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस के बाद में अगर बात करेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद में सेकंड स्टेप जो होगा रेस्पिरेशन का, वो दोनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होगा। एरोबिक के अंदर अलग होगा, एनारोबिक के अंदर अलग होगा। क्या डिफरेंस होगा क्या नहीं, सारी बातें अपने कर लेंगे आगे। आगे देखिए, यहाँ बात करते हैं अपने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में कि व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस। अगर फेज के बारे में बात करूं, ग्लाइकोलाइसिस में दो फेजेस पाए जाएंगे। एक होगी आपकी कंजप्टिव फेज जिसके अंदर 2 एटीपी की हानि होगी, ठीक है। दूसरी आपकी कौन सी होगी, प्रोडक्टिव फेज, जिसके अंदर क्या होगा, 4 एटीपी और 2 NADH2 का निर्माण होगा। सबसे पहली और ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं भी कहीं पे गलती कर दूं फ्लो में तो मुझे भी टोक देना चाहे, यहाँ NADH2 बोला जाएगा, ठीक है। NADH2 बोला जाएगा, ध्यान रखना। वहां पे क्या था फोटोसिंथेसिस में, NADPH2 था, ध्यान रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये ध्यान में रखने वाली है कि फोटोसिंथेसिस में NADPH2 काम कर रहा था, यहाँ NADH2 काम करेगा। डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस केवल और केवल एक फोस्फोरस का है, केवल और केवल एक फोस्फोरस का है। NADPH2 में एक फोस्फोरस मॉलिक्यूल ज्यादा अटैच रहता है, इसके अंदर एक फोस्फोरस मॉलिक्यूल कम अटैच रहता है, एक चीज। बाकी दूसरा आप पी से फोटोसिंथेसिस
ये इस तरीके से भी याद रख सकते हो। तीसरी चीज अगर इसके बारे में डिफरेंस बताना चाहूँ आपको, तो अपने हमेशा क्या मानते आए हैं, अपने हमेशा यही चीज मानते आए हैं, ये क्या है, एटीपी क्या है, कैश, और NADH2 क्या है, हमेशा चेक, अपने यही चीज मानते आए हैं। अब देखिए हुआ क्या, कैश है वो तो ठीक है, अब होता क्या है, इस तरीके से मानिए कि मेरे पास 100 रुपए है, 50-50 के 2 नोट है मेरे पास। अब क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये 50-50 के 2 नोट मेरे पास कहाँ से आए हैं, इनका सोर्स बताया जा सकता है? नहीं बताया जा सकता। हो सकता है किसी दुकान से एक 50 का नोट लिया हो, किसी दुकान से दूसरा 50 का नोट लिया हो, मुझे कौन सा पता कौन सा 50 का नोट कौन सी दुकान से लिया है ना। इसलिए एटीपी तो हमेशा वो ही रहेगी, हमेशा यूनिफॉर्म रहेगी, वहां भी एटीपी, यहाँ भी एटीपी, हर जगह एटीपी। लेकिन NADPH2 और NADH2 इन दोनों को अपने डिफरेंट डिफरेंट मान रहे हैं, क्योंकि चेक के बारे में अगर मैं बात करूंगा, एक मुझे 5,000 का चेक देगा, दूसरा मुझे 5,000 का चेक देगा, और चेक क्या है देखना है, देखने से पता लग जाएगा चेक किसका है, ये चेक मुझे कौन से बंदे ने दिया है, ये चेक मुझे कौन से बंदे ने दिया है। तो उसी तरीके से इनके नाम के आधार पे इनमें डिफरेंस बता सकते हैं अपने, NADH2 रेस्पिरेशन में, NADPH2 फोटोसिंथेसिस में। ये चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है ये। ओके, तो ये कैश और चेक वाली चीज भी अपने यहाँ पे फिट बैठ रही है। दोबारा से आगे और देखते हैं इसको। हाँ जी, तो 2 फेज होगी, दोनों फेज है कौन कौन सी, वो सारी चीजें 1 बाय 1 देख लेते हैं। जब ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं, तो ग्लूकोज कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसके अंदर, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। एंजाइम कौन सा काम में लिया गया, हेक्सोकाइनेज। अगर मैं हेक्सो को हटा देता हूं तो केवल कौन सा बच गया, काइनेज। ठीक है, अब ट्रिक्स में मत उलझना इस चीजों की, इनके ट्रिक्स में उलझोगे तो परेशानियां होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप कॉमन चीजें ढूंढना स्टार्ट करो। कॉमन क्या निकल के आया, काइनेज। हमने कल भी काइनेज एंजाइम के बारे में पढ़ा था। काइनेज एंजाइम क्या कर रहा था, एटीपी मॉलिक्यूल जोड़ रहा था, तोड़ रहा था। यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ एटीपी आया, आकर के इसने फोस्फोरस जोड़ दिया। फोस्फोरस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, काइनेज। भरा हुआ पर्स आया, शॉपिंग की, फोस्फोरस इसको दिया और खाली पर्स लेके वापस निकल गया, है ना। उसके बाद में क्या हुआ, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है, अब ग्लूकोज के छठे कार्बन पे फोस्फोरस मॉलिक्यूल जुड़ चुका है। ये क्या कर लेगा, ये सारे को भूल जाओ, केवल आइसोमेरेज एक ही याद रखो। आइसोमरेज, आइसोमरेज क्या करेगा, जो आइसोमर्स होंगे एक दूसरे को, उनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर देगा। ग्लूकोज एल्डिहाइड है, कीटोन आपके क्या है, सॉरी फ्रक्टोज आपके क्या है, कीटोन है, इसलिए ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को आइसोमरेज एंजाइम की सहायता से। अब याद तो आपको हेक्सोकाइनेज वगैरह सारे कुछ करने हैं, लेकिन केवल मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि आपको पहचान कैसे करती है। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे हेक्सोकाइनेज क्यों लिखा गया, क्योंकि ग्लूकोज एक हेक्सोज है, इसलिए हेक्सो लगा दिया गया, और काइनेज तो होता ही है। यहाँ पे फोस्फो ग्लूको आइसोमरेज क्यों लिखा गया, क्योंकि किसको कन्वर्ट किया जा रहा है, फोस्फो ग्लूको को ही कन्वर्ट किया जा रहा है, इसलिए आइसोमरेज बाद में मैंने ऐड कर दिया। यानी आगे वाली चीज को देख के आप पीछे वाली चीज का अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। तो वही कंडीशन होगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक बार के लिए ना देखिए इन्हें, डेफिनेटली बाद में देखना, लेकिन फिलहाल मत देखो। एंजाइम को पकड़ना सीखो डायरेक्ट। आइसोमरेज एंजाइम क्या कर देगा, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में इसको कन्वर्ट कर दिया, एल्डिहाइड को कीटोन में कन्वर्ट कर दिया गया। कीटोन में कन्वर्ट करने के बाद में फिर से कौन आया, काइनेज एंजाइम। यहाँ पे देखिए फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज लगाया हुआ है, क्यों, क्योंकि एक तो फोस्फोरस उससे पहले से है, दूसरा वो फ्रक्टोज है, लेकिन मैंने तो इसको पढ़ा ही नहीं, मैंने तो पढ़ा है काइनेज को। काइनेज एंजाइम क्या काम करेगा, एटीपी जोड़ देगा। ये आया फोस्फोरस जोड़ देगा, सॉरी आया एटीपी, भरा हुआ पर्स लेकर के आया, एटीपी यहाँ दिया, एटीपी लेके अपना खाली पर्स यानी एडीपी लेके वापस लौट गया। बन क्या गया, फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट, है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट क्या होगा, अब 6 कार्बन का कंपाउंड है, 6 कार्बन का कंपाउंड 3-3 कार्बन के कंपाउंड में तोड़ दिया जाएगा, 3-3 कार्बन के कंपाउंड में तोड़ दिया जाएगा। तो कल क्या हो रहा था, कल हमने 2 टाइप की रिएक्शंस देखी थी। एक रिएक्शन तो ऐसी थी जिसमें 5 कार्बन का, जिसमें 4 कार्बन का, सॉरी 4 कार्बन का और 3 कार्बन का एंजाइम मिल करके एक 7 कार्बन का बना रहे थे, तो वहां पे भी मेरे ख्याल से एल्डोलेज ही यूज हो रहा था, ठीक है। दूसरी हमने एक पढ़ी थी रिएक्शन जिसके अंदर क्या था, एक आपके 7 कार्बन का कंपाउंड था और एक 3 कार्बन का कंपाउंड था। ये ट्रांसकीटोमरेज एंजाइम की सहायता से, ट्रांसकीटोमरेज एंजाइम की सहायता से 5-5 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बना रहे थे। यानी यहाँ आप एक चीज ये पकड़ लेना कि एल्डोलेज हमेशा क्या करेगा, स्प्लिटिंग का काम करेगा। या तो ये 2 को 1 बना देगा या 1 को 2 बना देगा, 2 को 2 कभी नहीं रखेगा, ध्यान रखना, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, 6 कार्बन का जो मॉलिक्यूल था उसकी स्प्लिटिंग कर दी इसने। स्प्लिटिंग का मतलब उसे 2 भागों में तोड़ दिया, 2 भागों में तोड़ दिया, एक तो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बना दिया, एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बना दिया। बनाया क्या, वही अपना जाना पहचाना क्या चीज, ग्लिसरेल्डिहाइड, ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड 3PGAL का निर्माण कर दिया इसने यहाँ पे।
बात समझ में आ गई। अब 3PgAl एल्डिहाइड, ये क्या है यहाँ पे, डाईहाइड्रोक्सी एस्टोक फोस्फेट, यानी इसको मैं बोल सकता हूँ DHAP। कल ही तो पढ़ा था DHAP, ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमरेज हैं। आइसोमर का मतलब क्या हो गया, ये एल्डिहाइड और ये कीटोन है, एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। परिवर्तित हो जाएंगे कौन से एंजाइम की सहायता से, आइसोमरेज एंजाइम की सहायता से। उससे पहले जो लिखा गया उसको मैंने हटा दिया, केवल आइसोमरेज को ध्यान में रखा, है ना। यहाँ आइसोमरेज एंजाइम यूज हुआ, यहाँ आइसोमरेज एंजाइम यूज हुआ, यहाँ काइनेज यूज हुआ, यहाँ काइनेज एंजाइम यूज हुआ, वही सारे तो यूज हो रहे हैं, सेम ही एंजाइम तो यूज हो रहे हैं, उनके आगे प्रीफिक्स ऐड करके हमें कंफ्यूज कर रहे हैं बार बार, हम क्यों कंफ्यूज हो, है ना। तो क्या हो गया, आइसोमरेज एंजाइम से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन एक बार के लिए भूल जाओ इसे, ठीक है, एक बार के लिए इतने पार्ट को भूल जाओ कि ऐसा कुछ हुआ भी है क्या। इतना ध्यान रखो कि फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है, एल्डोलेज ने 2 भागों में तोड़ दिया, एक आपके ग्लिसरेल्डिहाइड में, फोस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में, दूसरा आपके DHAP में, ठीक है। DHAP यहाँ पे पड़ा है, अकेला रह गया, पड़े रहने दो। फोस्फोग्लिसरेल्डिहाइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैंने आपको ये चीज पहले भी बताया है कि जो एसिड होता है उसको या तो मैं लिख सकता हूँ ग्लिसरिक एसिड, या मैं लिख सकता हूँ उसको सीधा ग्लिसरेट, है ना। बार बार देखते हुए आ रहे हैं हम ये चीज। तो ये यहाँ पे क्या बना है, ये यहाँ पे आपके बना है फोस्फोग्लिसरिक एसिड, बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। हुआ क्या इसमें, हुआ इसमें ये है कि एक तो इसमें फोस्फोरस मॉलिक्यूल ऐड कर दिया गया, H3PO4 ऐड हो गया इसमें, ठीक है। सेकंड इसके अंदर क्या हुआ है, अपचयन हो गया, रिडक्शन हो गया। रिडक्शन कैसे हो गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इसने यहाँ से, सॉरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ने यहाँ से हटा दिए, ऑक्सीडेशन हो गया, अपचयन नहीं हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन किसका हुआ, NADH2 का रिडक्शन हुआ, ठीक है, सॉरी NAD का रिडक्शन हुआ किसके अंदर, NADH2 के अंदर। इसने यहाँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज कर दिए। अपने पढ़ते हैं ना बार बार कि स्टेप्स के अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, तो एक ये वाला स्टेप होगा जिसके अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। पूरे के पूरे इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस में एक ही जगह पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, बाकी कहीं भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होंगे। उसके बाद में ग्लाइकोलाइसिस के बाद में जो स्टेप्स होंगे वहां पे और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज होते रहेंगे। लेकिन हमने स्लो ऑक्सीडेशन में जहां पढ़ा था कि 6 स्टेप्स में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, तो उन 6 में से एक स्टेप ये है। बात समझ में आ गई ना आपके। आगे देखिए, इस स्टेप में हुआ क्या, यहाँ पे बन चुका था 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। अब 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड कन्वर्ट कर दिया गया किसके अंदर, 1,3 बाय PGA के अंदर। PGA क्या था, एसिड, ग्लिसरिक एसिड, फोस्फोग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया गया, प्लस में एक NADH2 रिलीज कर दिया गया। यहां से हमें एक NADH2 मिल गया, ओके। उसके बाद में क्या हुआ, जो 3 बाय PGA था, 3 बाय PGA काइनेज एंजाइम फिर से यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। अब काइनेज यहाँ पे, काइनेज यहाँ पे, वहां क्या कर रहा था काइनेज, वहां काइनेज कर रहा था फास्फोरस जोड़ रहा था, यहाँ फास्फोरस को लेने आ गया। एक ही बात है, जो जोड़ने आया वही लेने आ गया, ठीक है। आप कहीं ओला उबर करते हो तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए, आप पहुंचने के बाद में क्या उसी कैब से वापस अपने डेस्टिनेशन पे नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे काइनेज एंजाइम, फिर से आगे वाली चीज को मैंने हटा दिया। जब हम आगे वाली चीज को देखेंगे तो था क्या आगे वाला, वही फोस्फोग्लिसरेट ही लिखा हुआ था। क्यों, क्योंकि फोस्फोग्लिसरेट के काम में आ रहा है ये, इसलिए। तो काइनेज एंजाइम क्या करेगा, एटीपी मॉलिक्यूल फोस्फोरस इससे ले लेगा, खाली पास लेकर के आएगा, एडेनिन डाइफॉस्फेट लेकर के आएगा, इससे एक फोस्फोरस लिया और एडेनिन ट्राइफॉस्फेट बना लिया। एडेनिन ट्राइफॉस्फेट बना लिया, यानी यहाँ तक हमें एक एटीपी भी मिल चुकी है, ठीक है। यहाँ हमें एक एटीपी मिल चुकी है, इतनी बातें समझ में आ गई। और इसमें से एक हमने निकाल लिया फोस्फोरस, तो अब क्या बच गया, 3-फॉस्फोग्लिसरेट एसिड या फिर 3-फॉस्फोग्लिसरेट, है ना। तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट बाद में म्यूटेज एंजाइम की सहायता से, इसके आगे वाला फिर से मैंने हटा दिया, म्यूटेज एंजाइम। म्यूटेज से हम क्या समझते हैं, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन, म्यूटेज हमें एक वर्ड है, म्यूटेशन उससे सिमिलर सा लगता है। म्यूटेशन का मतलब क्या हो गया, उत्परिवर्तन, यानी उसने चेंज कर दिया उसके अंदर। यहाँ म्यूटेज एंजाइम में क्या करेगा, इसके अंदर चेंज ला देगा। चेंज क्या ला दिया, जो फोस्फोरस मॉलिक्यूल इसके तीसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ था, वही फोस्फोरस मॉलिक्यूल अब उसके दूसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है, म्यूटेज कर दिया, इसके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन ला दिया, ठीक है। बाकी कुछ ना इसमें से कुछ ऐड किया, ना इसमें से कुछ रिमूव किया, बस इसी के अंदर थोड़ा परिवर्तन कर दिया कि जो फोस्फोरस तीसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ था उसे तीसरे से उठा के दूसरे पे जोड़ दिया। बात समझ में आ गई। उसके बाद में देखेंगे अपने, तो एनोलेज एंजाइम। एनोलेज क्या काम करेगा, इनोल को जोड़ने का काम करेगा। एनोलेज एंजाइम क्या काम करेगा, इनोल को जोड़ने का काम करेगा। एनोलेज एंजाइम 2-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर इनोल को जोड़ देगा, बन क्या गया, फोस्फोइनोल पाइरुवेट। आप कोई बुक पढ़ोगे तो वहां पे आपको फोस्फोइनोल पाइरुविक एसिड भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि हम तो पहले से ही जानते हैं कि एसिड को या तो एसिड लिख दीजिए या फिर इस वाले सफिक्स के साथ लिख दीजिए, एट के साथ, जैसे ग्लिसरिक एसिड या फिर ग्लिसरेट।
पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट, बात समझ में आ गई ना। तो किसी लिटरेचर में यहाँ पे फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड भी लिखा हुआ मिल सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। बाद में देखेंगे तो अब ये फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड जो है उसके पास अभी भी एक फोस्फोरस है। फोस्फोरस है, इट मीन ये स्टेबल तो नहीं है, अभी स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, फोस्फोरस फिर से रिमूव करेगा। अब हमें फोस्फोरस जोड़ना या तोड़ना, कौन सा एंजाइम चाहिए, काइनेज एंजाइम चाहिए, क्योंकि पायरुवेट में से तोड़ रहे हैं जोड़ रहे हैं, इसलिए पायरुवेट काइनेज। तो काइनेज एंजाइम क्या करेगा, एक एटीपी इससे फिर से ले लेगा। अब क्या बन गया आपके, पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड। इतनी बातें समझ में आ गई। अब क्या हुआ, ये तो सारा का सारा क्या हुआ, एक 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल था, पीजीएल वो कर रहा था सारा का सारा। बाद में क्या होगा, जो डीएचएपी है वो आइसोमरेज की सहायता से इसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और ये इतना साइकिल जो एक बार चला है वो 2 बार रिपीट होगा। एक बार तो खुद के लिए, एक बार जो कीटोन एल्डिहाइड बन गया वो कीटोन मिलकर के इसको चलाएगा। होपफुली इतनी बात आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है तो फटाफट से यस और नो बताइए ताकि आगे बढ़ सके। एक बार फिर से, ग्लूकोज एक बारी फिर ग्लूकोज काइनेज एंजाइम, एटीपी जुड़ा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। एटीपी नहीं, फोस्फोरस जुड़ा, इस बार मैं ऐसा बोलूंगा, फोस्फोरस जुड़ा। फोस्फोरस जुड़ेगा कहां से, एटीपी से जुड़ेगा। ग्लूकोज काइनेज एंजाइम आया, फोस्फोरस जोड़ दिया। आइसोमरेज एंजाइम आया, ग्लूकोज को फ्रक्टोज बना दिया। फ्रक्टोज में फिर से काइनेज एंजाइम आया, एक और एटीपी जोड़, एक और फोस्फोरस जोड़ दिया। एल्डोलेज एंजाइम आया, फ्रक्टोज को 2 भागों में तोड़ दिया, 3 कार्बन का एक, 3 कार्बन का दूसरा। 3 PgAl, इसके अंदर डी हाइड्रोजनेज एंजाइम, डी का मतलब उल्टा और हाइड्रोजनेज का मतलब हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को हटाना। हाइड्रोजन को हटाना इज इक्वल टू क्या हो गया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन कर दिया किस चीज का, एल्डिहाइड का, आपके किसमें, एसिड में। एल्डिहाइड होता है CHO, एसिड होता है COOH। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड हो गया ना, तो इस चीज को बोल दिया गया ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर दिया, इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, तो एनर्जी रिलीज करी, वो एनर्जी NADH2 के अंदर स्टोर होगी, ठीक है। अब आपका जो 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट या बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो था, उसको काइनेज एंजाइम की हेल्प से एक और इसने आपका हटा दिया, क्या, फोस्फोरस। एक और फोस्फोरस हटा दिया, एक और एटीपी बन गई। बाद में क्या हुआ, 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो था उसने म्यूटेज एंजाइम यूज करके तीसरे कार्बन से दूसरे कार्बन में फोस्फोरस को ट्रांसफर कर दिया। इनोलेज एंजाइम ने आया, इनोल ऐड कर दिया। इनोल ऐड करने के बाद में जो फोस्फोरस लगा हुआ था, उस फोस्फोरस को भी काइनेज एंजाइम की हेल्प से हटा दिया गया, और बन के आ गया पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड। इतनी बातें होपफुली आपको समझ में आ गई। उसके बाद में एक चीज और देखिए, अगर अपने तो यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ पहुंचे और यहाँ तक आ गए, सारी चीजें कवर होगी, केवल एक ये बच गया। ये जो होगा अब इसके बाद में, ये ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की हेल्प से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो साइकिल यहाँ से लेकर के और यहाँ तक चला है, वो साइकिल एक बार और चलेगा, सेम टू सेम डिट्टो। यानी ये नीचे वाली प्रोसेस जो है वो डबल टाइम चलेगी सारी की सारी। डबल टाइम चलने से क्या फायदा होगा, जहां एक NADH2 बन रहा है वहां कितने NADH2 बनेंगे, 2। एक एटीपी यहाँ बन रही है तो 2 एटीपी बनेगी टोटल। एक एटीपी यहाँ बन रही है तो 2 एटीपी बनेगी टोटल। इतनी बातें होपफुली समझ में आ गई है आपको। अब क्योंकि इन 3 हिस्सों में किसी चीज का निर्माण हो रहा है, अपने पास कोई चीज आ रही है, तो वो कौन सी फेज हो जाएगी, प्रोडक्टिव फेज। किसी चीज का निर्माण हो रहा है। ऊपर वाले यहाँ देखेंगे तो यहाँ एटीपी जो था, पैसा खर्च हो रहा था, यहाँ पे पैसा खर्च हो रहा है, इसे बोलते हैं कंजम्पटिव फेज, ठीक है, जिसमें कंजम्पशन हो रहा है, उपभोग हो रहा है जिसमें। तो इसके अंदर क्या हो गया, 2 एटीपी का लॉस होगा, यहाँ 2 एटीपी का लॉस हो गया। ओवरऑल अगर बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस से क्या निकल के आया, तो ग्लाइकोलाइसिस से ओवरऑल क्या निकल के आया, 2 एटीपी हमने दिए हैं, और 2 आपके 4 एटीपी हमने बनाए हैं, प्लस हमने 2 NADH2 हमने बनाए हैं। इतनी चीजें हमने बनाई है, और इतनी चीजें हमें देनी पड़ी है। किसी भी चीज, किसी भी बिजनेस को करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ना थोड़ा बहुत। तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए शुरू शुरू में इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। अब ये इन्वेस्टमेंट क्यों करना पड़ा, क्योंकि ग्लूकोज जो आपका मोलिक्यूल था, वो मोलिक्यूल बिल्कुल स्टेबल होकर के बैठा था, कहता है यार अपने तो मजे हो रखे हैं, जिंदगी के सुख आ रखे हैं, बिल्कुल एकदम खुश है, अपने खुशहाल है, स्टेबिलिटी है जिंदगी के अंदर, कोई टेंशन नहीं है। बाद में आपको पता है जिंदगी परेशानियां दे ही देती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जिंदगी ने इसको एटीपी दे दिया। एटीपी ने क्या किया, फोस्फोरस दिया और खुद निकल गया। फोस्फोरस देने की वजह से अब इसको प्रॉब्लम होगी कि मार दिया है, स्थायित्व तो गया अपना। अब स्थायित्व को फिर से हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं टूट जाऊं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे स्थायी तो होना है हर हाल में, है ना। जैसे अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सर से बाल उड़ जाते हैं उनके, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं। एक तो मेरे साथ का था, 12th में मेरे साथ का क्लासमेट था, 6 साल उसने नीट की तैयारी की और 7वें साल उसने MBBS में एडमिशन ले लिया। सर के सारे बाल सफेद हो गए उसके, और सफेद होने के साथ साथ काफी सारे बाल गायब भी हो गए, लेकिन उसने अपना टारगेट अचीव किया, ठीक है, उसने फिक्स कर लिया कि मुझे यही करना है।
क्यों? उसने कहा कि नहीं यार एमबीबीएस में ना स्टेबिलिटी है, सोशल रिस्पेक्ट है और मुझे यही चीज करनी है। उसने डिसाइड कर लिया, तो उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ा, वो स्टेबिलिटी की तरफ दौड़ता रहा हमेशा। तो वही कंडीशन यहाँ हो जाएगी, चार्ज मिल गया, अब ये स्टेबिलिटी की तरफ दौड़ेंगे। ये नहीं देखेंगे कि स्टेबिलिटी की वजह से मैं ब्रेक डाउन हो रहा हूँ या मैं टूट रहा हूँ, नहीं, स्टेबिलिटी की तरफ भागना है हमें। ओके, ये आपका सारा का सारा ग्लाइकोलाइसिस था। अब इसको थोड़ा डिटेल में और देख लेते हैं एक बार फिर से बात करेंगे। यहाँ पे तो क्या हो गया, ग्लाइकोलाइसिस के जितने भी रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी रिएक्शन रिवर्सिबल है। अगर आपको यूं लग रहा है अगर आपको यूं लग रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस मैंने थोड़ा स्पीड में करवा दिया, हालांकि अभी तक हुआ नहीं, आगे और भी करेंगे इसको, तो मैं इसके लिए एक चीज बता दूं, स्पीड में इसलिए करवा दिया क्योंकि यहाँ पे नई चीज कोई भी नहीं निकल के आई। मैं ये अपनी सफाई नहीं दे रहा आप लोगों को, ये भी मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको इसे रिलेट करना है क्या ये सारा का सारा। आप सारा का सारा तो केल्विन साइकिल में पढ़ चुके हो। क्या हो रहा था, पाइरुवेट फॉस्फो, ये क्या है, ये वही तो है ना, पीईपी, फोस्फोइनोल पाइरुवेट, वही तो है। किसको एक्सेप्ट कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करके किसमें कन्वर्ट हो रहा था, ये अल्टीमेटली ये कन्वर्ट हो रहा था इनके अंदर ग्लिसरिक एसिड वगैरह, इनके अंदर आपके इसमें एसिड में कन्वर्ट हो गया, एसिड बाद में एल्डिहाइड में रिड्यूस्ड हो गया, एल्डिहाइड बाद में ग्लूकोज फ्रक्टोज को बना रहा था। तो वहां हम इस तरफ जा रहे थे, यहाँ हम इस तरफ जा रहे हैं, बात तो एक ही है। बता इसलिए रहा हूं आपको ये चीज ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट चीजें है तो ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट चीजें, लेकिन आप अपनी स्टडी में दोनों को कंपेयर करके पढ़ सकते हो, आपको आसानी रह जाएगी थोड़ी, ठीक है ना। आगे देखिए, अब स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस को वन बाय वन, एक एक रिएक्शन के साथ में। सबसे पहले क्या हुआ, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ने रिएक्शन की एटीपी मॉलिक्यूल के साथ में। रिएक्शन की एंजाइम कौन सा, हेक्सोकाइनेज। अब हेक्सो किसकी वजह से लगा रहा हूं मैं, क्योंकि ग्लूकोज एक हेक्सोज शुगर है, ठीक है, एक 6 कार्बन की शर्करा है, इसलिए हेक्सो वर्ड यूज कर रहा हूँ, बाकी काइनेज ही रहेगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना लिया, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल ऐड कर लिया गया, ग्लूकोज प्लस एटीपी हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस एटीपी, खाली पर्स रह गया। उसके बाद में क्या हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमराइज्ड हो गया। आइसोमराइज्ड किसके अंदर, एल्डिहाइड कीटोन में हो सकता है, कौन सा एंजाइम, आइसोमरेज एंजाइम। अब क्योंकि ग्लूकोज है और साथ में फॉस्फोरस भी जुड़ा हुआ है, इसलिए एंजाइम को मैंने बोल दिया फोस्फोहेक्सोज, ठीक है ना, एंजाइम को मैंने बोल दिया फोस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, ठीक है। ये एंजाइम क्या कर लेगा, एल्डिहाइड को फ्रक्टोज में चेंज कर दिया, कीटोन में चेंज कर दिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ओके, बाद में बात करेंगे अपने, तो क्या बोला गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो रिएक्शन करेगा किसके साथ में, एक एटीपी मॉलिक्यूल के साथ में, एंजाइम वही काइनेज, लेकिन इस बार हेक्सोकाइनेज अकेला नहीं, फ्रक्टोज भी हेक्सोज है, लेकिन अभी फ्रक्टोज पे फॉस्फोरस जुड़ा हुआ है ना, इसलिए फोस्फोहेक्सोकाइनेज, ठीक है। एंजाइम का थोड़ा सा और नामकरण चेंज हो गया, और ये क्या बना लेगा, फॉस्फोरस और ऐड कर देगा, तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। 1,6 डाइफॉस्फेट का मतलब फ्रक्टोज के पहले और छठे कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, यानी ये और कम स्थायी हो गया, स्टेबिलिटी और लूज होगी, जितनी एनर्जी बढ़ती जाएगी स्टेबिलिटी घटती जाएगी। आगे जब मैंने देखा तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट प्लस एटीपी कन्वर्टिंग इनटू फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट प्लस एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ काइनेज एंजाइम, सारी वही बातें। यहां तक जितनी भी बातें हमने पढ़ी है वो सारी की सारी कौन सी थी, कंजम्पशन फेज की बातें थी, ग्लाइकोलाइसिस के कंजम्पशन फेज की। यहाँ तक हमें कुछ ना कुछ देना ही पड़ा है, रेस्पिरेशन हम किस लिए कर रहे थे, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन यहाँ तक की बात करूंगा तो यहाँ तक हमें कुछ ना कुछ अपनी जेब से देना पड़ा है, 2 एटीपी हमने अपनी जेब से दिए है यहाँ पे। यानी ये रिएक्शन कौन सी होगी, एंडोथर्मिक होगी, इसके अंदर एनर्जी को आप ही लिए जा रहे हो, हमें तो एनर्जी दे ही नहीं रहे, है ना। नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है इसके अंदर, ठीक है, नॉन ऑक्सीडेटिव है कि यहाँ तक कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, इन 3 स्टेप्स में अभी तक कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। आगे बात करते हैं, आगे क्या हुआ। अब इसके बाद में जितने भी स्टेप्स पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस के, वो सारे के सारे कौन से हो जाएंगे, प्रोडक्शन फेज, या फिर क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या फिर ऑक्सीडेटिव फेज, जिसके अंदर ऑक्सीकरण होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑक्सीकरण होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, ऑक्सीकरण होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। ओके, आगे देखिए, इसमें जब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 ट्रायोस शुगर में, ट्रायोस का मतलब 3 कार्बन वाली शुगर में। कौन कौन, एक तो आपके किसके अंदर 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, और दूसरा आपके क्या, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DHAP, ठीक है, वही कीटोन, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड, समझ गए आप लोग। एंजाइम कौन सा काम में ले लिया जाएगा, एल्डोलेज। एल्डोलेज एंजाइम का काम क्या है, एक को 2 में तोड़ देगा या 2 को 1 में बना देगा, लेकिन 2 को अलग अलग टाइप के 2 में कन्वर्ट नहीं करेगा। जो मैं बोल रहा हूँ उसको एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे कल हमने क्या पढ़ा, एक 7 कार्बन का पढ़ा और एक 3 कार्बन का पढ़ा, ये दोनों आपस में कौन से एंजाइम की सहायता से, कीटोमरेज एंजाइम की सहायता से रिएक्शन करके 5-5 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बना रहे थे, है ना।
5-5 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बना रहे थे, कीटो आइसोमरेज कीटोमरेज एंजाइम काम में ले लिया जा रहा था वहां पे। अगर मैं बात करूंगा इनके बारे में, तो ये क्या करेंगे, जैसे इसी रिएक्शन में देख लेते हैं, इसी रिएक्शन में 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। या फिर से एल्डोलेज एंजाइम 3-3 कार्बन से 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल फिर से बना सकते हैं। यानी या तो 1 के 2 बना देगा, यानी 2 के 1 बना देगा, 2 से 2 कभी नहीं बनाएगा आपके एल्डोलेज एंजाइम। ये चीज ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं, आपको बहुत हेल्प करेगी कभी कभी ना कभी। आगे देखिए, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट एल्डोलेज, जो 3-3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया इनको। आगे देखेंगे तो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है, वो H3PO4 के साथ रिएक्शन करेगा। अब ये जो चीज है ना, यहाँ पे 5 नंबर और 6 नंबर रिएक्शन जो है इसकी, वो रिएक्शन आपको वहां ग्लाइकोलाइसिस में नहीं लिखी हुई मिली, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये एक नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन भी होती है। हर रिएक्शन के अंदर कोई ना कोई एंजाइम यूज हो रहा था वहां पे, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस में एक स्टेप ऐसा भी होता है जिसके अंदर कोई एंजाइम यूज नहीं होगा। वहां पे होगा क्या, जो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है, कहाँ ये वाला जो है, इसके अंदर H3PO4 आकर के जुड़ गया। H3PO4 आकर के जुड़ गया तो क्या हो गया, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बन गया। कोई भी एंजाइम यूज में नहीं आ रहा, ध्यान रखना। जबकि जनरली इसको ना इस वाली रिएक्शन के साथ ही मिक्स करके लिख देते हैं, वहां भी इस वाली रिएक्शन के साथ ही लिख दिया गया था। क्या कर दिया, एक तो फॉस्फोरस जोड़ दिया और दूसरा NAD है उसका NADH2 में रिडक्शन कर दिया। बाद में देखते हैं अब क्या हुआ इसमें। यहां तक हमने पढ़ लिया, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है, ठीक है, उसको यूज कर लिया गया किसके निर्माण के लिए, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट। अब मैं ग्लिसरेट बोल दूं या फिर ग्लिसरिक एसिड बोल दूं, बात एक ही है। यानी इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, किसको, CHO को कन्वर्ट कर दिया गया COOH में। अब मैं COOH क्या है, CHO क्या है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये ग्रुप है एसिड, कोई भी एसिड होगा उसके अंदर COOH ग्रुप होगा ही होगा। CHO कोई भी एल्डिहाइड होगा उसके अंदर COH ग्रुप होगा ही होगा। कोई भी एल्कोहल होगी उसके अंदर OH ग्रुप होगा ही होगा, ठीक है। और कोई कीटोन होगी उसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला ग्रुप होगा ही होगा, ठीक है। आगे देखिए, तो ये इतना हो गया आपका ट्रायोस फोस्फेट ट्रायोस फोस्फेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की हेल्प से। डीहाइड्रोजनेज क्या करेगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हटाने का काम करेगा। इसने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हटा दिया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हटा दिया, हटाने के बाद में किसका निर्माण हो गया, NADH2 का। ओके ना। आगे देखिए, यहाँ हो क्या गया, ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पे। उसके बाद में 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट या फिर 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसने ADP के साथ में रिएक्शन की काइनेज एंजाइम की हेल्प से, या फिर इसको क्या बोल दिया गया, ट्रांसफराइलेज एंजाइम की हेल्प से क्या कर दिया इसने, फोस्फोरस को रिलीज कर दिया और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और ATP का निर्माण कर दिया। अब वही है, सेम टू सेम बातें पढ़ रहे हैं बार बार। 8 नंबर स्टेप में क्या हुआ, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड थी वो आइसोमराइज कर दी गई, आइसोमराइज कर दी गई किसके अंदर, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर, फॉस्फोग्लिसरिक म्यूटेज एंजाइम की सहायता से, ठीक है। तो वही रिएक्शन होगी आपकी। 9 नंबर रिएक्शन के अंदर क्या हुआ, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर इनोलेज एंजाइम की हेल्प से इनोल ऐड कर दिया गया और ये आपका 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड चेंज हो गया 2-फॉस्फो इनोल पायरुविक एसिड में। 10 नंबर और फाइनल स्टेप के अंदर क्या हुआ, 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड जो था वो ADP के साथ में रिएक्शन करके एक ATP मॉलिक्यूल रिलीज कर रहा है और पायरुविक एसिड का निर्माण कर रहा है और पायरुवेट काइनेज एंजाइम की हेल्प से कर रहा है ये सारा काम। अब हम जानते हैं जो कीटोन शुरू में बना था एल्डोलेज की हेल्प से, जो आपके DHAP कीटोन बना था वो कीटोन फिर से एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा आइसोमेरेज एंजाइम की हेल्प से, और ये सारा का सारा साइकिल 2 बार चलेगा, ठीक है ना। एक और ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बात करें या फिर EMP पाथवे के बारे में बात करें, तो ये दोनों टाइप के एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कॉमन पाथवे होता है, ये चीज हम पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस से हमें निकल के क्या चीजें आएंगी। अगर मैं ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस से जो बातें निकल के सामने आई है उनमें देखूंगा, तो हुआ क्या, C6H12 और O6, ये तो हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट था। इसके लिए मुझे 2 ATP खर्च करने पड़े आपके ग्लाइकोलाइसिस के बिल्कुल स्टार्ट में, और 2 NADP मुझे चाहिए। ये यहाँ पे क्या हो गया, एक मिनट रुको, रिएक्शन चेक करने दो। हाँ ठीक है, 2 NAD, मैं इसको ना ADP पढ़ रहा था ठीक है, दिमाग में ADP पढ़ रहा था, वैसे NAD पढ़ रहा था। मैंने सोचा कि 2 आपके ADP कैसे होंगे, 4 ADP चाहिए, फिर यहाँ पे 4 ADP लिखा हुआ था, फिर दिमाग में ओके हो जाता है कई बार। हाँ जी, देखिए क्या बोला गया, C6H12O6, ठीक है। इसने क्या किया, ये अपना रेस्पिरेटरी सब्सट्रेक्ट है, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए शुरू में हमें 2 ATP इन्वेस्ट करने पड़े, प्लस में हमें 2 NAD भी चाहिए। अब NAD होंगे तो ही तो वो कल को रिड्यूस होंगे ना NADH2 में।
अब क्या हो रहा था, कल हमने एक चीज पढ़ी थी कि डार्क रिएक्शन से NADP और ADP वापस भेजे जा रहे थे, कहाँ पे, आपके लाइट रिएक्शन में। क्यों भेजे जा रहे थे? एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कि आप किसी को खाना भेजते हो, तो खाना भेजने के बाद में साथ में ये नोट भी रहता है, या आपके साथ ही अगर किसी को कोई भी चीज भिजवाई जाएगी तो आपको ये बोल के भेजा जाता है कि बेटा बर्तन जरूर ले आना अपने साथ में वापस। ये आपके किचन के जो भी ओनर होगा, किचन का मालिक जो भी होगा, उसके द्वारा स्पेशल इंस्ट्रक्शन रहता है कि बर्तन जरूर जरूर ले आना याद से, है ना। पड़ोस में कोई चीज देने जाते हो, कुछ भी होता है, बर्तन जरूर ले आना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। होता है, इंडियन है, इंडियंस में होता है, कम से कम हमारे यहाँ तो होता है, आपके यहाँ पे डेफिनेटली होता होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दो NADH2 बनेंगे। वो कैसे बनेंगे? जब उनके लिए NAD अवेलेबल होंगे तो ही बनेंगे ना। अब मैं इस चीज पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आगे आकर के यहाँ भी एक कंसेप्ट है, इस जगह पे एक कंसेप्ट फिर से है, इसलिए इस पे इतना दबाव दे रहा हूँ। 4 ADP चाहिए, ठीक है, खाली। ये एक तरीके से यूं मान लो, ये दोनों के दोनों क्या है, आपके खाली हुई पर्स है, ठीक है। ये ब्लैंक चेक है जिसने अभी तक साइन नहीं किया, इसलिए ब्लैंक ही है पूरी तरीके से, ठीक है। अभी कोई भी अमाउंट आप इसमें डालोगे वैलिड नहीं है वो, क्योंकि साइंड नहीं है। ये नॉन साइंड चेक है, चेकबुक में पड़ा है। और ये क्या है, 4 ADP क्या है, खाली पर्स है, ठीक है। ये नॉन साइंड चेक और ये खाली पर्स, ओके। आगे क्या हुआ, प्लस 2 H3PO4 के मॉलिक्यूल चाहिए। 2 क्यों चाहिए? क्योंकि वो जो सेकंड वाला साइकिल था वो 2 बार चलेगा ना, एक बार एल्डिहाइड के लिए और एक बार कीटोन एल्डिहाइड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा उसके लिए। तो ये रिएक्शन हो जाएगी और फाइनली क्या बना लेगा, 2-3 कार्बन के पायरुविक एसिड। अब एसिड में आप यहाँ साफ साफ देख सकते हो COOH ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्लस उसके साथ में 2 ADP 2 किससे बनेंगे, 2 ATP जो होंगे वो क्या बना लेंगे, 2 ADP, ठीक है, खाली हो जाएंगे ये। 2 NAD होंगे वो 2 NADH2 बना लेंगे। 4 ADP होंगे वो 4 ATP बना लेंगे। तो ये आपके ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस हो गया। इसके अंदर हुआ क्या, 4 ATP बन रहे हैं, 2 ATP खर्च हो रही है। नेट ATP का फायदा कितना हो गया, 2 ATP मॉलिक्यूल का। यानी एक मैं ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलाऊंगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए, तो मुझे 2 ATP मॉलिक्यूल का फायदा हो रहा है। इतनी बचत हो रही है, इतना मेरा इन्वेस्टमेंट खर्चा काट के बचत इतनी हो रही है मुझे, है ना। उसके बाद में देखेंगे, इसके अलावा ATP के अलावा हमारे पास रिड्यूस्ड कोएंजाइम है NADH2, ठीक है। रिड्यूस्ड कोएंजाइम पड़ा है हमारे पास NADH2। तो NADH2 है वो भी एक तरीके से चेक है ना, इससे भी तो मुझे पैसा मिलेगा, ठीक है। पैसा यानी कि एनर्जी करेंसी। तो एनर्जी करेंसी कैसे मिलेगी कि एक NADH2 के अंदर कितने मॉलिक्यूल रहते हैं ATP के, 3 मॉलिक्यूल रहते हैं। हमारे पास तो 2 चेक है, मैं 2 चेक बैंक में लेकर के जाऊंगा, मुझे 6 ATP मिल जाएंगे। तो 6 ATP यहाँ ये मिल गए और 4 ATP यहाँ ये मिल गए। ग्लाइकोलाइसिस में टोटल ATP कितने मिल गए हमें, ग्लाइकोलाइसिस में टोटल ATP हमें मिल गए 10 ATP टोटल मिल गए। 2 ATP का लॉस हो गया। टोटल प्रॉफिट अपना कितना रह गया, नेट प्रॉफिट रह गया अपना 8 ATP का। अब सुनना और समझना, कुछ कंफ्यूज करूंगा जानबूझ के, आपको डाउट्स रह जाए ताकि आपके, ठीक है, कुछ आप समझ लेना, समझदारी हो। 10 ATP टोटल बन रहे हैं, 10 ATP टोटल बन रहे हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए ग्रोस कितने बनेंगे, ठीक है, तो ग्रोस का मतलब क्या हो गया, टोटल ग्रोस हो जाएंगे 10 ATP। अगर पूछ लिया जाए नेट ATP कितने बनेंगे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 8 ATP बनेंगे जी, क्योंकि 2 तो हमने यूज कर लिए वहां पे, ठीक है। उसके अलावा 1-2 बातें और है, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। आगे समझा भी दूंगा, यहाँ पे हिंट देता हूँ। क्या बोला गया, NADH2 जो है वो है एक चेक। उस चेक को कैश करवाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा बैंक में, उस चेक को कैश करवाने के लिए बैंक में जाना पड़ेगा। जब बैंक में जाऊंगा ना, तो ये 6 ATP मिलेंगे, इससे 1 से 3 और 2 से 6, तब मिलेंगे ये 6, फिलहाल नहीं मिले। फिलहाल तो ग्लाइकोलाइसिस में मुझे केवल 4 ATP कैश मिला है और 2 NADH2 का चेक मिला है, ठीक है। 2 चेक मिले हैं और 4 करेंसी मुझे कैश में मिली है, ठीक है ना। इतना ही फायदा हुआ है। यानी आज तक तो मुझे 2 ATP मिले हैं, बाद में हो सकता है कि और मिल जाए, लेकिन कब मिलेंगे, जब बैंक में जाऊंगा कैश चेक को लेकर के, ओके। आगे देखिए, अब यहाँ पे आपके थोड़े से इसमें डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। मोलिकुलर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे अगर अपने ग्लाइकोलाइसिस की। तो वैसे तो मैं पढ़ाने वाला नहीं था आप लोगों को, लेकिन फिर भी एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। इसमें करना क्या है, इसका करना ये है कि आपने खुद को देखना है सारे के सारे प्रोसेस, सारे के सारे स्टेप्स को। PDF शेयर कर दूंगा अभी लेक्चर के जस्ट बाद में। सारे के सारे स्टेप्स को आपने खुद ने देखना है। जैसे ये ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज क्या था, स्टेबल हुआ पड़ा है, 6 कार्बन का चेक कर सकते हो आप, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5 और 6 कार्बन, ठीक है। 6 कार्बन का रिंग स्ट्रक्चर में पैक होकर के पड़ा है, अपना स्टेबल होकर के पड़ा है, मजे में है। हमने क्या किया, इस पे हेक्सोकाइनेज की हेल्प से फोस्फोरस जोड़ दिया। फोस्फोरस जोड़ दिया तो कहाँ हो गया, अब ये बन क्या गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। यानी ग्लूकोज के 6ठे कार्बन पे जाकर के क्या जुड़ गया, ये आकर के जुड़ गया जी फोस्फोरस। बात समझ में आई ना, यहाँ आकर के फोस्फोरस जुड़ गया। अब ये अनस्टेबल हो गया, अब ये
अनस्टेबल हो गया, अस्थायी हो गया। कैसे हो गया अस्थायी, चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए इस वाले कार्बन को, कार्बन के ऊपर अगर मैं देखूंगा यहाँ क्या है, एक हाइड्रोजन, यहाँ दूसरा हाइड्रोजन, और यहाँ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अगर कार्बन की वैलेंसी के बारे में बात करूं तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, संयोजकता कार्बन की कितनी होती है, 4। कार्बन की वैलेंसी 4 है, और यहाँ पे तो 5 बॉन्ड जुड़े हुए हैं। यहाँ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ एक बॉन्ड से हाइड्रोजन, एक बॉन्ड से हाइड्रोजन, और एक बॉन्ड से नीचे कार्बन। यानी यहाँ तो एक कार्बन में 5-5 लोग, 5-5 बॉन्ड जुड़े हुए हैं। कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही है, यानी ये क्या है, अनस्टेबल है इस टाइम पे। यहाँ देखेंगे तो क्या है, देखिए 1 2 3 और 4, कार्बन की वैलेंसी 4 है। यहाँ आप सारे कार्बन की वैलेंसी चेक कर सकते हो, सबकी वैलेंसी 4 है। लेकिन यहाँ पे पहले वाले कार्बन की वैलेंसी में गड़बड़ आ गई। गड़बड़ कैसे आ गई, क्योंकि एक फास्फोरस बिन बुलाए मेहमान घर पे आ गया, है ना। घर पे बेड कितने थे, 6 बेड थे, 6 फैमिली मेंबर थे, और एक गेस्ट आ गया। तो अब क्या हो गया, गेस्ट को तो कह नहीं सकते चटाई पे सो जाओ, ठीक है। तो और मान लीजिए कि घर में चटाई भी ना हो, तो क्या होगा, घर के जो बच्चे होंगे, बच्चों को एक साथ सोना पड़ेगा। तो वही कंडीशन यहाँ हो गई, बेड शेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक कार्बन को एक बार के लिए हाइड्रोजन वगैरह को लेकर के रखना पड़ा है। हाइड्रोजन को छोड़ना ये इसलिए नहीं चाहता कि चलो ये तो फास्फोरस है, 1-2 दिन के लिए है, निकल लेगा कैसे ना कैसे करके, मैं अपने क्यों बाद में हाइड्रोजन कहाँ से लेकर के आऊंगा मैं। अब घर पे गेस्ट आ जाए, 6 बेड है, 6 घर में फैमिली मेंबर है, गेस्ट आ जाए, बच्चों को रात रात भर के लिए बाहर निकाल देते हैं क्या, नहीं निकालते। उनको कहते हैं एडजस्ट कर लो यार, एक बार सुबह निकल लेंगे, सुबह आप फिर से अपने अपने बेड पे हो लेना, है ना, वो वाली कंडीशन रहेगी। तो उसके बाद में फोस्फो ग्लूकोमरेज आइसोमरेज में चेंज होकर के आपके फ्रक्टोज बन गए। यहाँ आप देख सकते हो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। उसी तरीके से इसमें वैलेंसी का फिर से पंगा पड़ा हुआ है। आगे देखेंगे तो ये फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट 3-3 कार्बन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आप ना सारे के सारे स्टेप्स को अच्छे से देखना। यहाँ अगर बात करेंगे तो ये आपके क्या है, कीटोन है। कीटोन में देखिए ये वाला रहा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में ये रहा CHO, ठीक है। एल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया आपके ग्लिसरेट के अंदर। ग्लिसरेट में कहाँ है, बाई ग्लिसरेट नहीं, ये वाला देखिए, ये यहाँ कन्वर्ट हो गया ग्लिसरेट के अंदर। कहाँ हुआ है ग्लिसरेट में कन्वर्ट, CO, अच्छा बाई कन्वर्ट का डायरेक्ट स्टेप दे दिया इसने, है बाई फोस्फोग्लिसरेट का ये स्टेप आगे पीछे कर दिया। चलो कोई नहीं, यहाँ देखिए क्या हो गया, यहाँ लिख दिया गया ये रहा COO, नेगेटिव हो गया क्या यहाँ पे। इनको चेक कर लेना एक बार, एक स्टेप यहाँ पे शायद इन्होंने कम कर दिया। कितने स्टेप्स है इसमें, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9, एक स्टेप की गड़बड़ी है शायद इसमें, चेक कर लेना है। आप इसको चेक करोगे, क्योंकि मैं तो इसको सही ढंग से अभी देख नहीं रहा, सही बताऊं आपको, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन करना नहीं चाह रहा आप लोगों को, केवल और केवल बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इस सारे के सारे ग्राफ को एनालिसिस कर लेना। एनालिसिस करने के बाद में इनमें से आपको क्या चीज अंडरस्टैंड करनी है, क्या चीज नहीं करनी है। ये वाला जो यहाँ है वो केवल और केवल समझने के लिए आप लोगों को, किस तरीके से अनस्टेबल हो गया, किस तरीके से कीटोन में चेंज हो गया, एल ग्लूकोज से कीटोन आपके फ्रक्टोज बना तो क्या चेंजेस आए। स्ट्रक्चर को देख लेना है, इनकी थोड़ी थोड़ी आइडिया हो जाएगा और ज्यादा। 1,6 बाइफॉस्फेट हो गया तो पहले कार्बन पे आकर के जुड़ गया, छठे कार्बन पे आकर के जुड़ गया। यहाँ पे 1,3 है, यहाँ पे 3 फॉस्फोरस देखिए तीसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ, 2 फॉस्फोरस दूसरे कार्बन पे आकर के जुड़ गया। इस तरीके से बस थोड़ा थोड़ा देख लेना, आइडिया हो जाएगा और बेटर अच्छे से आपको, है ना। आगे देखिए, उसके बाद में बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस के प्रोडक्ट्स के बारे में, कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे। तो 2 मॉलिक्यूल हमें किसके मिल गए, पार्शियली ऑक्सीडाइज। अब यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ पार्शियली ऑक्सीडाइज। जो पायरुविक एसिड है उसका आगे और ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। आगे और ऑक्सीडेशन के लिए मुझे ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ पे क्या ऑक्सीजन ऐड हुई है क्या आकर के, कहीं भी किसी भी स्टेप में ऑक्सीजन ऐड नहीं हुई। लेकिन आगे अगर पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन और करना है तब मुझे ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है ना। तो यहां तक पार्शियली ऑक्सीडेशन हुआ है। बाद में जब ये एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर करेगा तो लिंक और क्रेब्स साइकिल की सहायता से क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीटली ऑक्सीडाइजेशन कर दिया जाएगा। 2 मॉलिक्यूल NADH2 के मिले हैं, जो क्या है बाद में ETS में एंटर कर जाएंगे। अब ETS क्या है, ETS में एंटर करके ये क्या करेंगे, वो चीजें बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल यू मान लो ETS वो बैंक है जिस बैंक में ये चेक कैश करवाए जाएंगे, ठीक है। 4 ATP मॉलिक्यूल हमें मिले हैं। ATP का काम क्या होगा, किसी भी एनर्जी, किसी भी सेल को काम करने के लिए एनर्जी प्रदान करना। उसके बाद में बात करते हैं किसके बारे में, पेफर कोस्चुचेव स्कीम के बारे में। पता नहीं इतने गंदे गंदे नाम क्यों रखते हैं। हाँ जी, पेफर कोस्चुचेव स्कीम के बारे में बात करते हैं। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो ग्लाइकोलाइसिस करके किसका निर्माण करेगा, पायरुविक एसिड का। कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलाइसिस करके पायरुविक एसिड का निर्माण करेगा। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा, जो हमने शुरू शुरू में पढ़ा था ना कि ग्लाइकोलाइसिस कॉमन पाथवे है, लेकिन बाद में इस चीज पे डिपेंड करेगा कि बाद में इनके रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। तो रास्ते अलग अलग किस चीज के आधार पे अलग अलग होंगे, ऑक्सीजन के होने और ना होने के आधार पे।
अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हुई तो वो कहाँ पहुंच गया, एरोबिक रेस्पिरेशन में। अगर ऑक्सीजन नहीं हुई तो वो कहाँ पहुंच गया, एनारोबिक में, एनारोबिक में, ना यानी नो ऑक्सीजन, ठीक है ना, वहां पहुंच गया। एरोबिक रेस्पिरेशन में पहुंचेगा तो ऑब्वियस है पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन कर दिया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मॉलिक्यूल में। यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन हो नहीं पाएगा, एथिल अल्कोहल बन पाया सबसे एंड में। और ये जो प्रोसेस होगी, इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, फर्मेंटेशन, ठीक है, किण्वन, है ना। आगे देखिए, अब एक क्वेश्चन निकल के आया, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ है कौन कौन यहाँ पे है। ओके, क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर करना, आंसर नहीं किया ना फिर गलत हो जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन है आपके सामने, क्या बोला गया, हाउ मच नेट एटीपी प्रोड्यूस थ्रू ग्लाइकोलाइसिस, कि ग्लाइकोलाइसिस से कितने नेट एटीपी प्रोड्यूस होंगे। आंसर मुझे बताइए, राहुल आप बताइए, हाउ मच नेट एटीपी प्रोड्यूस थ्रू ग्लाइकोलाइसिस। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस साइकिल दिखा सकता हूँ फिर से, सर अगर 2 आपको याद एटीपी। नहीं है तो। 2 एटीपी, 2 एटीपी, हाँ जी सर, 2 लगाए थे 4 बने थे, माइनस करके 2 एटीपी। अच्छा, ओके, हाँ जी सर। लेकिन इसका आंसर तो यार 8 दिया हुआ है, अब क्या करें। सर वो फिर उसके अंदर एनएडीपी वाला भी आपने इन्वॉल्व कर लिया होगा बीच में। तो कैसे डिसाइड करूं मैं एनएडीपी वाला इन्वॉल्व करूं या ना करूं। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं, हाउ मच नेट एटीपी प्रोड्यूस थ्रू ग्लाइकोलाइसिस, अब बताइए। सर 2। अब 2 क्यों। पूरी एटीपी तो सर 2 ही बनेंगे सर। चलो क्वेश्चन चेंज कर देता हूं, ये वाला क्वेश्चन रखता हूं, और अब क्वेश्चन ऑप्शन सेम है, क्वेश्चन की लैंग्वेज हो गई हाउ मच नेट एटीपी प्रोड्यूस्ड थ्रू एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। अब बताइए, बताइए ABCD। नहीं ध्यान लग रहा सर एक्यूरेट सर। हाउ मच नेट एटीपी प्रोड्यूस थ्रू एनारोबिक, अब बताइए, एनारोबिक में सर, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। सर एक बार वो दिखाना सर। एक बार दिखाऊं, 1 मिनट रुको, कौन सी स्लाइड है वो, हाँ जी देख लो। ये जो क्वेश्चन है ना, वो इस तरीके 2 से 2 एग्जाम में सर। क्वेश्चन पूछते हैं, और एरोबिक रेस्पिरेशन में 2 इसी सर। तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ के आपको परेशान करेंगे। अब सुनना और समझना चीज को, ठीक है। देखना हुआ क्या, हुआ ये कि ग्लाइकोलाइसिस जो था वो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों के लिए क्या था, कॉमन पाथवे था, ठीक है। इसके बाद में डिपेंड करेगा कि अब इसको ऑक्सीजन मिल रही है या नहीं मिल रही, ठीक है ना, लेकिन यहां तक सारी की सारी चीजें कॉमन चल रही थी, ओके। यहां तक सारी की सारी चीजें क्या चल रही थी, कॉमन चल रही थी, ओके। तो हुआ क्या, हुआ ये कि अगर बाद में ऑक्सीजन मिली, बाद में ऑक्सीजन मिली मुझे, तो मैं यहाँ पे जो चेक बना रहा हूँ ना, उस चेक को मैं ले जाऊंगा ईटीएस में, क्योंकि ईटीएस क्या था, इस चेक को कैश करवाने वाला बैंक। इस चेक में है क्या, करेंसी, एनर्जी करेंसी कौन सी होती है, एटीपी। एक NADPH2 कितनी एटीपी देगा, 3 एटीपी देगा। लेकिन 3 एटीपी कहाँ देगा, मेरे घर पे चेक पड़ा है 5,000 का, क्या मैं ले लूं क्या, मैं लैपटॉप को चेक दिखा करके ले लूंगा, भैया पैसे दे दो ना, कहाँ लेकर के जाना पड़ेगा, किराने की दुकान पे ले जाऊंगा उस चेक को कि भैया मुझे, मेरे पास ना चेक है, आप चेक ले लीजिए और मुझे सामान दे दीजिए, मेरे नाम का चेक है। बताइए किराने की दुकान का एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं करेगा। वो चेक मेरे नाम का कौन एक्सेप्ट करेगा, वो केवल और केवल एक्सेप्ट करेगा बैंक, ठीक है। तो इनका बैंक कौन है, इनका बैंक है ईटीएस। ईटीएस में तभी पहुंचेगा जब कौन सा रेस्पिरेशन होगा, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो ये 2 NADPH2 है, वो NADPH2 ईटीएस में पहुंच जाएंगे, और पहुंचने के बाद में ये भी कैश कर दिए जाएंगे, यानी 3 एटीपी दे देंगे। 6 एटीपी वहां वो बन गए, 4 एटीपी इसमें डायरेक्ट बन रहे थे, टोटल बन गए 10, खर्च हो रहे थे 2, आंसर रह गया 8। ध्यान रखना, केवल अगर पूछ लिया जाए ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी बनते हैं, आपका आंसर होगा 2। कितने एटीपी बनते हैं, आपका आंसर होगा 4। ये पूछ लिया जाए ग्लाइकोलाइसिस में कितने नेट एटीपी बनते हैं, आपका आंसर होगा 2। ये पूछ लिया जाए ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्ट कितने एटीपी बनते हैं, आपका आंसर होगा 4। ये पूछ लिया जाए कि ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी कंज्यूम होते हैं, आपका आंसर होगा 2।
ये पूछ लिया जाए ग्लाइकोलाइसिस में इनडायरेक्ट कितने एटीपी बनते हैं, आपका आंसर होगा 6। अगर ये पूछ लिया जाए ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से टोटल एटीपी कितने बनते हैं, आपका आंसर होगा 10। ये पूछ लिया जाए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टोटल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेट एटीपी कितने बनते हैं, आपका आंसर होगा 8। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो बताइए ग्लाइकोलाइसिस में नेट एटीपी कितने बनेंगे, आपका आंसर होगा 10। अगर पूछ लिया जाए एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो बताइए ग्लाइकोलाइसिस में ग्रोस एटीपी कितने बनेंगे, आपका आंसर होगा 10। अगर पूछ लिया जाए एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो नेट एटीपी कितने बनेंगे, आपका आंसर होगा 2। अगर पूछ लिया जाए एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, ग्रोस एटीपी कितने बनेंगे, आपका आंसर होगा 4। कितने अलग अलग तरीके से इन सारी चीजों को पूछा जा सकता है। दोबारा यूट्यूब पे जाना, इस पार्ट पे जाना, सुन लेना, समझ लेना, नोट कर लेना। बात समझ में आई ना? क्योंकि फिलहाल रिपीट करने का कोई फायदा नहीं। रिकॉर्डेड फॉर्म की ये अपने आप में खूबसूरती होती है कि उसको जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो, ठीक है ना? तो वहां जाना, जाकर के इस पार्ट में जाना, नोट कर लेना इन सबको। अलग अलग तरीके से पूछ के कंफ्यूज करते हैं। बाकी अपने ग्लाइकोलाइसिस के बाद में क्रेब्स साइकिल कर लेते हैं, ईटीएस कर लेते हैं, उसके बाद में ये सारी चीजों को मैं एक अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा, वहां पे प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अभी थोड़ी सी आपको दिक्कत आने के चांसेस है, वो चांसेस इस चीज के आप अभी जानते नहीं व्हाट इज ईटीएस एंड व्हाट इज द यूज ऑफ ईटीएस इन दिस साइकिल, ठीक है ना? तो एक बार के लिए इसको छोड़ते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना यहाँ अगर बात करेंगे तो यहाँ क्वेश्चन में मैंने जानबूझ के मेंशन नहीं किया एरोबिक और एनारोबिक, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन डिलीवर नहीं करना चाह रहा था। मैं आप लोगों को यहाँ पे इससे रिलेटेड कंफ्यूजन जो क्रिएट की जा सकती है उसका जिक्र करना चाह रहा था। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो कौन सा एरोबिक या एनारोबिक, तो आप उसके आधार पे आंसर करना। एरोबिक दिया है तो वो NADPH2 को कैश, एनारोबिक दिया है तो NADPH2 को कैश नहीं करवा सकता, यानी एटीपी में कन्वर्ट नहीं कर सकता। नहीं कर सकता तो केवल और केवल 2 बनेंगे, अब 8 नहीं बन सकते। एनारोबिक अगर दिया है, अगर एरोबिक दिया है, सॉरी एरोबिक दिया है, तो NADPH2 ऑक्सीडाइजेशन में काम में लेकर के 6 एटीपी और प्रोड्यूस कर लेगा, आंसर हो जाएगा आपका 8। कोई भी नहीं दिया, जैसे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, तो क्या करोगे आप? तो भी आप आंसर चूज करोगे 8 को। क्यों? क्योंकि एरोबिक और एनारोबिक में मोस्ट कॉमन रेस्पिरेशन का मोस्ट कॉमन प्रोसेस कौन सी होती है? मोस्ट कॉमन प्रोसेस होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक तो रेयर है ना, किसी किसी में पाई जा रहा है, बहुत कम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, बाकी सब में तो यही वाला चल रहा है। तो इसलिए ध्यान रखना इन सारी चीजों को। डायरेक्ट पूछ लेता है कि डायरेक्ट एटीपी कितने बनेंगे, तो आप आंसर देते 4, ठीक है? ध्यान रखना इन सारी चीजों का, क्योंकि NADPH2 क्या है, वो डायरेक्ट नहीं है, वो कैश नहीं दिए जा रही, वो चेक में दिए जा रहे हैं। चेक को बैंक से कैश बैंक से पास करवाओगे तो वो चेक आपके कैश बनेंगे। वो इनडायरेक्ट एटीपी है, डायरेक्ट एटीपी नहीं है, ओके? उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन आ गया, इसके अंदर ऑप्शन में 8 नहीं था, 8 नहीं था, हमें पता लग गया ग्लाइकोलाइसिस तो बनेगा, लेकिन NADPH2 का कोई पक्का नहीं है भाई साहब, ठीक है? NADP नहीं आएगा यहाँ पे, NADH2 का कोई पक्का नहीं है कि NADH2 एटीपी सिंथेसाइज करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि इसने नेट बोल रखा है यहाँ पे। तो नेट बोल रखा है तो आंसर या 8 हो सकता था या 2 हो सकता था, जब कोई कंडीशन ना दे रखी। 8 ऑप्शन में नहीं है, तो अब डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2। अगर यहाँ नेट की बजाय ग्रोस लिखा होता तो फिर से आपका 2 आंसर ना होकर के 10 आंसर हो जाता। बात समझ में आ गई ना? अगर एरोबिक और एनारोबिक में मेंशन ना किया होता तो। समझना है इन चीजों को, लिखना पेपर पे, फिर जाकर के समझ में आएगी। आसान है, मुश्किल नहीं है। बाकी और ज्यादा क्लियर तब होगा जब अपने रेस्पिरेशन खत्म कर रहे होंगे, उस टाइम एनर्जी बजटिंग का सारा करवा दूंगा आपको, उस टाइम समझ जाओगे आप। हाँ जी, अब आगे देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन के बारे में, या आगे से क्या देखिए, कल से कर लेंगे इसको ना। आज के लिए इतना काफी है, ग्लाइकोलाइसिस तक आज के लिए काफी है। कल से स्टार्ट करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, और कोशिश करूंगा कि कल रेस्पिरेशन खत्म कर दूं, ओके?